अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, कल एक बड़ी अहम डेवलपमेंट, कराची आईजी वाक़े के ऊपर फाइनली एक्शन लिया गया है, नोटिस लिया गया था, इंक्वायरी बिठाई गई थी, उसकी तहकीकात मुकम्मल हुई हैं। और अच्छी बात यह है कि बिलावल भुट्टो ने इसको वेलकम किया है और PDM के दीगर नुमाइंदीन ने भी इसकी हिमायत की है। बिल्कुल शफात, बिलावल भुट्टो ने तो ये जो इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है, स्पेसिफिकली जो जिम्मेदार अफसरान हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया है, उसको खुशाइन करार दिया है। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इसको कतई उन्होंने कहा कि हम तो इसको मानते ही नहीं हैं। लेकिन शफात, अब इस पूरी इंक्वायरी के बाद बहुत सारे ऐसे सवालात उठे हैं जो कि आज हम अपने शो में भी रेस करेंगे। साथ में गिलगित बल्तिस्तान के आपको पता है कि इलेक्शन होने वाले हैं और अब जो आखिरी जो कैंपेन्स हैं वो जारी, सारे इस हवाले से बात करेंगे। और कोरोना के केसेस शफात बढ़ते जा रहे हैं। कल भी तकरीबन 21 लोग जो हैं वो कोरोना की वजह से जान बाक हो गए हैं। ये सब और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे, मगर सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। और सबसे पहले बात करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर के हवाले से कि कराची में नून लीग के रहनुमा कैप्टन सफ्तर की गिरफ्तारी के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के मुतालिबे पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहकामात पर बनाई गई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है वो मुकम्मल हो गई है और मुतल्लिका अफसरान को उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई GHQ में अमल में लाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक रेंजर्स और ISI के अफसरों ने किसी कदर जज्बाती रद्द अमल का मुजाहिरा किया। उन्हें ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था। ISPR के मुताबिक इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की तहकीकात के मुताबिक 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब रेंजर्स और सेक्टर हेडक्वार्टर ISI कराची के अफसरान मज़ार कायद की बेहुरमती के नतीजे में शदीद अवामी रद्द अमल से पैदा शुदा सूरत हाल से निमटने में मसरूफ थे। और कानून के मुताबिक बरवक्त कार्रवाई के लिए अवाम का शदीद उन पर दबाव था और इन अफसरान ने शदीद अवामी रद्द अमल और तेज़ी से बदलती कशीदा सूरत हाल के मद्देनज़र सिंध पुलिस के तर्ज अमल को अपनी दानिस्त में नाकाफ़ी और सुस्त रवि का शिकार पाया। जिम्मेदार और तजर्बाकार अफसरों के तौर पर उन्हें ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था जिससे रियासत के 2 इदारों में गलत फहमियाँ पैदा हुई। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज दूसरी जानिब ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत को भी बताना है कि सिंध पुलिस के अफसरों ने कैसे ड्यूटी छोड़ने का ऐलान कर दिया। आर्म फोर्सेस का सेल्फ डिसिप्लिन और खुद एहतसाबी का जो अमल है वो हरकत में आया। जो 2 ऑफिसर्स थे पौधों से हटा दिया है। जो हुआ कायद आज़म के मज़ार पे SHO ही उसकी FIR दर्ज कर देता तो ये वाक़यात इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। प्रेशर आया आवाम का रेंजर्स पे, उन्होंने IG के को अप्रोच किया। सिंध हुकूमत को ये भी बताना है कैसे एक म्यूटनी क्रिएट कर सकते हैं। सिंध हुकूमत भी इसकी जिम्मेदार है, उनको भी एक्शन लेना चाहिए। पूरी सिंध पुलिस के ऑफिसर्स ने ड्यूटी छोड़ने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं ऐसे जमहूरियत यही है कि जिसकी गलती हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबरी मिल रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंक्वायरी भी किया, इंक्वायरी मुकम्मल हो चुका है और एक्शन भी लिया चुका है। इस स्टेप को हमें वेलकम करना चाहिए। इस किस्म से एक्शन से इदारों के इंटेग्रिटी में इजाफा होता है और जो बुरी तरीकाकार यही है कि जो भी गलती हो उसकी तहकीकात हो और अगर किसी से गलती हुआ हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। एक तरफ तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस तमाम तर सूरत हाल को नहायत ही खुश आइन करार दिया, तो दूसरी जानिब इनके PDM के इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। एंकर पर्सन कल हमने देखा कि अरशद शरीफ के शो में ये बात भी की गई कि वजीर आज़म ने जिस वाक़े को कॉमेडी करार दिया उस पर फौज ने 2 ऑफिसर्स को फारिग कर दिया। आर्मी चीफ ने जो वादा किया था उसको निभाया। जो सिंध के मिड कैरियर अफसरान एक कॉस्ट पे कर रहे हैं, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची की क्यादत थी, उस सारे का इसमें क्या रोल था के नाम भी किसी इंक्वायरी में सामने आएंगे। गवर्नर का ऑफिस है वो भी कहीं इस्तेमाल हुआ था कि नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट की थी और कहा था कि किधर गई वो इंक्वायरी रिपोर्ट। वो इंक्वायरी रिपोर्ट अब सामने आ गई है। वजीर आजम ने जिस चीज को एक कॉमेडी करार दिया उस पे 2 मिड रैंकिंग ऑफिसर्स इंक्वायरी के बाद फारिग हो गए, तो अब ये कॉमेडी को और इस सीरियस इंक्वायरी रिपोर्ट पे जिस पे एक्शन हो गया और फर्दर एक्शन होने
पीटीआई किस तरह से इंटरप्रेट करेगी। इस मामले पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ से तहकीकात का मुतालबा किया था। इसी मामले पर एंकर पर्सन साबिर शाकिर कहते हैं कि आर्मी चीफ ने अच्छा काम किया है, लेकिन जो असल जुर्म हुआ वो कहीं नजर नहीं आ रहा। जब यह वाकया हुआ तो सिंध पुलिस क्या कर रही थी? आईजी सिंध क्यों और किसके कहने पर मुकदमा दर्ज करने से इनकारी थे? चीफ ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो असल क्राइम हुआ वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। जो क्रिमिनल है वो इस वक्त एक हीरो के तौर पे फिर रहा है। सिंध पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी, सिविल इदारे क्या कर रहे थे, आईजी सिंध उस वक्त किस हालत में थे जब उनको कॉल की गई, किसके कहने पे वो मुकदमा दर्ज करने से इनकारी थे, कार्रवाई करने से इनकारी थे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर मौक़िफ़ जानेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह साहिबा। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। नफीसा साहिबा, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। ये कहेगा कि कराची वाक़े पर पाक फ़ौज की रिपोर्ट आ गई है और जो ज़िम्मेदार अफसरान हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? वो सिंध हुकूमत और उनके स्पोक्स पर्सन आपको ये डिटेल बताएंगे। जहाँ तक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बात है तो उन्होंने वेलकम किया है, क्योंकि उन्होंने ही मुतालबा किया था। एक क्राइसिस सिचुएशन हो गई थी सिंध में कि जहाँ आपके पुलिस एक दो इदारों में दो इंस्टीट्यूशंस में तसादुम की कैफियत थी, और यके बाद दीगरे आला पुलिस अफसरान जो है वो छुट्टियों पर जा रहे थे, और इस सिचुएशन को उन्होंने रेस्क्यू किया। और यकीनन इस बात को भी मानना चाहिए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी खुशउस्लूबी से जब ये डिमांड हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर इंक्वायरी करूंगा, और अगर मेरे नीचे अफसरान की कोताही है तो उनके ऊपर एक्शन होगा। उन्होंने वो एक्शन किया, लेकिन सवाल ये बनता है कि हुकूमत वक्त किधर गायब थी। क्या ये प्राइम मिनिस्टर का जो आईजीज हैं सूबों में वो प्राइम मिनिस्टर लगाते हैं, वो वफाकी हुकूमत लगाती है? अगर आईजी का मामला था जो उनका तैनात किया हुआ था, तो क्या उनका फर्ज नहीं था कि वो, और जो इदारे जिन दो की बात हो रही है जिनके जूनियर अफसरान ने अपने पावर्स तजावुज किया, तो वो भी वफाकी हुकूमत के अंडर थे? क्या उनका रोल नहीं बनता था कि ये सिचुएशन को उसी वक्त रेस्क्यू करते, और एम्बैरेसमेंट अगर कहीं हुई है तो उस एम्बैरेसमेंट को बचाते और इस सारे मामले को अच्छी तरीके से? लेकिन क्योंकि ये नाअहल है, अपना जो इनका रोल है वो ना उनको पता है कि वजीर आजम का क्या रोल है, वो कैसे इन सिचुएशंस में क्या उनको रोल अदा करना चाहिए, तो फिर ये मामला बढ़ा। और अच्छी बात ये है कि अब ये खुशउस्लूबी से हल होने की तरफ गया है, और इस डिसीजन को हम उसकी खैर मकदम करते हैं। नफीसा शाह साहब, ये बिल्कुल सही आपने निशानदेही की, और बज़ाहिर ऐसा लगता भी है कि एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन क्रिएट हुआ, और इस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से एक इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो गया। लेकिन जाहिर है सिंध हुकूमत की कराची में, और सिंध में हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की यहाँ हुकूमत है, ये कोई एसओपी ऐसा होना चाहिए कि इस किस्म का लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दोबारा ना हो सके, ताकि इतना बड़ा क्राइसिस कभी दोबारा पैदा ना हो। देखिए, जब तक वफाकी हुकूमत का कंटेनर वाला जहन नहीं जाएगा, और उनकी जो एक सिलेक्टेड कैफियत है कि जो उनको अपना इनका जो रोल है वो अपना रोल नहीं प्ले करेंगे बहैसियत प्राइम मिनिस्टर, उनको रोजाना कोई याद दिलाएगा कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर हैं, या घर में उनके कोई याद दिलाएगा, या उनकी काबीना याद दिलाएगी, या कोई असिस्टेंट याद दिलाएंगे कि आप वजीर आजम हैं, मुल्क का वजीर आजम बने। जब तक यही सिलसिला होगा और इस किस्म के तसादुम, इस किस्म की क्राइसिस जो है वो डेवलप, ये पहली बार नहीं हुई है। इस किस्म के वाकयात जो है वो पहले भी हुए हैं जहां पर वजीर आजम ने अपना किरदार अदा नहीं किया है। गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जो एक मशावरत हुई उसमें वजीर आजम कहाँ थे? जब कश्मीर का क्राइसिस हुआ उस वक्त वजीर आजम कहाँ थे? जब पार्लियामेंट में लीडरशिप की जरूरत होती है उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मिसिंग पर्सन बन जाते हैं। तो जब ऐसे होगा
और लीडरशिप रोल नहीं देंगे तो फिर एस्टैब्लिशमेंट आगे आएगी और फिर यही शोर मचेगा कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उसको सियासत में नहीं आना चाहिए। लेकिन सही, बहुत शुक्रिया जी। नफीशा साहब हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। और शफात, ये यकीनन बहुत एक हट के हमने एक अहम कदम देखा कि एक चीज़ का वादा किया कमर बाजवा साहब ने और उसके बाद फिर उसको मुकम्मल भी किया, पाए तकमील भी किया, और जो जिम्मेदार अफसरान थे उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो पीडीएम ने पूरा मुकदमा खड़ा किया था इदारों के खिलाफ, उनके प्लेटफॉर्म से मुकदमा खड़ा हुआ था, इस इकदाम के बाद उस सारे मामले को उठाकर रख दिया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के इस इकदाम ने। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की। गिलगित बल्तिस्तान में जनाब आज तो हो गई 12 तारीख, फ़कत 3 दिन रह गए। 3 दिन के बाद गिलगित बल्तिस्तान के सिवाय एक हल्के के बाकी तमाम 22 नशिस्तों पे इंतखाबात होंगे और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने नुमाइंदे इलेक्ट करेंगे। बिल्कुल शफात, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे इंतखाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी हैं, जीत के दावे भी किए जा रहे हैं और साथ ही साथ हुकूमत पर धांधली के इल्ज़ामात के हवाले से बात भी की जा रही है। और जैसे अभी शफात भी बात करते, आज होगी 11 नवंबर, कल 12, 13, 14 और 15 को होने जा रहे हैं इंतखाबात। सो एग्जैक्टली 3 दिन बाद अवाम ने फैसला करना है कि भाई हक़ हुक्मरानी किसके पास है। और कई रोज़ से अपनी इलेक्शन मुहिम में मसरूफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह दावा किया है कि वो 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत बनाएंगे। उनका कहना था कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, इमरान खान ने घबराना शुरू कर दिया है। क्या कहा बिलावल ने, आपको भी सुनवा दें। आज का नहीं 2018 से वादा है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हुकूक देना है, सुबह देना है। हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नेशनल असेंबली और सेनेट में बिठाना है। ये जो चोर दरवाजों से आप पे टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सुबह बनने से पहले नोटिफिकेशन टैक्सेस का नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, हम उसको भी मजम्मत करते हैं, उसको भी रोकेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि नवाज शरीफ में अगर गैरत है तो वो वापस आए। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि कम ज़र्फ आज हमारी फौज पर बात कर रहे हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना था कि अब जरदारी की जगह जेल में है। लीडर डाकू, उनके पैरोकार डाकू, ये कमजर्फ लोग, ये गद्दार आज हमारी फौज में बात कर रहे हैं, कहते हैं हमारी चोरी छोड़ दो। इमरान खान ने कहा है मैं मर भी जाऊं ना तुम्हारी चोरी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें सजा जरूर दूंगा ताकि मैं मिसाल कायम करूं कि दोबारा मेरी कौम का पैसा कोई लूटेगा, सोचे भी सही। तो तुम्हारे फोटो सामने है कि इन्होंने लूटा था और जेलों में फिर जलील हुए लोग। सब डिवीजन बनाना हो, जिला बनाना हो, आप इमरान खान को कामयाब करें। और मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, जितनी अवाम बैठी है उतने साइन करा लो। जिनके पेट में हराम की कमाई होती है, जो अपने बच्चों को हराम का रिस्क गिराता हो, वो उनमें गैरत नहीं होती। ये नवाज शरीफ और ये टब्बर जो है खुद मफरूर बैठा हुआ है, कौम को कह रहा है कि मैंने आपका पैसा चोरी किया है उसके लिए सड़कों पे निकलो। ओ बेशर्म, इतनी गैरत है तो आ जाओ। ये पाकिस्तानी आपको जेल में डालेंगे, आपकी जगह जेल है, जरदारी की जगह जेल है। उधर कई रोज से अपनी इंतखाबी मुहिम को लीड करने वाली मरियम नवाज भी हुकूमत पर गरजती बरसती दिखाई दी। उनका कहना था कि पूरा मुल्क जाली हुकूमत को बद्दुआएं दे रहा है। उन्होंने खबरदार भी किया है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में धांधली की तो छोड़ूंगी नहीं। ऐसे रिस्क और ऐसी हुकूमत से मौत अच्छी जिसके बदले में आपको इतनी जिल्लत मिले। पूरा पाकिस्तान झोलियां उठा उठा के जाली हुकूमत और इमरान खान को बद्दुआएं दे रहा है। पहले कहते थे 9 दिन में सब बदल दूंगा, अब 2.5 साल बाद आके अवाम को रोना रो रहे हैं कि मेरे पास कोई जादू का चिराग नहीं है। उनकी जगह पागल खाने में नहीं है, उनको अवाम के हवाले करो ताकि अवाम अपने एक हिसाब ले। वो 2018 और वक्त था जब तुमने धांधली कर ली, धांधली करने वाले भी एक्सपोज हो गए, धांधली के प्रोडक्ट्स भी एक्सपोज हो गए। तुमने धांधली की कि अवाम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए नौजवानान जनाब उस्मान डार साहब। डार साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डार साहब, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से हुकूमत पर धांधली के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे इस पर?
पहले मैं जीबी के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह से इस इलेक्शन कैंपेन में अली अमीन गंडापुर हमारी दीगर लीडरशिप का उन्होंने वेलकम किया, और जितनी बड़ी तादाद में मैं देख रहा था जलसों में लोग आ रहे हैं, और बिलखसूस इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो जीबी के लोगों से वादा किया उसे सूबा बनाने का, उस पर भी मैंने मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक इलेक्शन हार या जीत की बात है, एक तरफ तो आप देखें इन दोनों जमातों की लीडरशिप, बिलावल ज़रदारी और मरीम नवाज़ काफ़ी दिनों से वहाँ मौजूद हैं, और हमारे सिंगल हैंडेडली अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ जलसे कर रहे हैं इनके मुकाबले में, और फ़र्क आपको साफ नज़र आ रहा है। अवाम कहाँ खड़े हैं, अवाम को तब्दीली कहाँ नज़र आ रही है। मैं इन दोनों जमातों से पूछता हूँ, इन दोनों जमातों को जीबी के लोगों ने मौका दिया, क्या तब्दीली लेके ये वो आए? कौन सा रोज़गार दिया इन्होंने जीबी के नौजवानों को? कौन सी गुर्बत की ख़त्म की इन्होंने वहाँ? इसलिए इनको नज़र आ रहा है जीबी के लोग इन्हें मुस्तरद करने जा रहे हैं। इसलिए अपनी शिकस्त के खौफ से ये लोग पहले से ही इस बात के नारे लगाने शुरू हो गए हैं कि धांधली की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इलेक्शन में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो बहुत बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे, और जीबी के लोग जिस वोट का एतमाद इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के रोज़ हमें देंगे, हम इनके एतमाद लेकिन डॉक्टर साहब साथ में ये मुसलसल ये कहा जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहे प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो नून लीग वाले हों, कि जो आपके सिंगल हैंडेडली चाहे वो गनापुर साहब हों या मरासी साहब हो, जो ज़बान इस्तेमाल करें वो मुनासिब ज़बान जो है वो नहीं है। इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, अगर ऐसा इस पे ऑलरेडी मामला कोर्ट में भी जा चुका है, ये सब जुडिस है, इस पे मैं सच बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन क्या बिलावल ज़रदारी साहब वो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं? क्या माजी में जो इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस हुए पंजाब में, सिंध में, क्या ये लोग या इनके वज़रा वहाँ जाते नहीं रहे हैं? क्यों बुज़दिली का मुज़ाहरा कर रहे हैं? फिर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब सिंगल हैंडेडली अगर ये समझते हैं कि हमारा वोटर, हम आज भी जीबी के लोग इन पे एतमाद करते हैं, तो फिर किस बात का इन्हें खौफ है? ये इनकी कमज़ोरी, बुज़दिली और इनके चेहरों पे खौफ की अलामत बन चुका है इस वक्त, और इनको नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन हारने जा रहे हैं, इसलिए ये इस तरह के बयानात दे रहे हैं। एक तरफ धांधली की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वज़रा की बात कर रहे हैं। PMLN वालों को मेरा पैगाम है, कागजी शेर ना बने, मुकाबला करें, इलेक्शन लड़ें, और फिर फैसला करने दें जीबी के लोगों को कि वो किसको हुकूमत में देखना चाहते हैं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब एक और सवाल पैदा होता है, और वो है जी कोरोना की बढ़ने की जो शरह गिलगित बल्तिस्तान में अब तकरीबन 17% तक पहुंच गई है। 17% के बावजूद वहाँ हुकूमत के भी, अपोजिशन के भी जलसे जुलूस जारी हैं, चाहे वो मुराद सईद साहब या अली अमीन गंडापुर साहब चला रहे हों, या वो मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो चला रहे हों। उन तमाम जलसों के अंदर लोग आ रहे हैं और बड़ी शद्दोमत के साथ आ रहे हैं, और कोरोना फैल रहा है, SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। क्या कहेंगे इस पर? देखें, एक तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, जिस तरह आपने देखा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जिस दानिशमंदी के साथ स्मार्ट लॉकडाउन, टारगेटेड लॉकडाउन की स्ट्रेटजी अपनाई, हिकमत अमली अपनाई, और फिर NCOC में बेहतरीन फ़ैसले किए गए। हमारे डॉक्टर, नर्सेज, नौजवानों ने, कौम ने, अजीम पाक फ़ौज, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन सब ने मिलकर कोरोना का मुकाबला किया। और जिस तरह नंबर्स भी ऊपर जा रहे हैं, पाकिस्तान में एक सेकंड वेव देखने को आ रही है, तो हम सबको मैं समझता हूँ एहतियात करनी चाहिए। अगर जलसे जुलूस या कहीं गैदरिंग करना इतना लाजम भी है, तो फिर हमें कोशिश ये करनी चाहिए मास्क पहने, SOPs पर अमल करें। आपने देखा पाकिस्तान के बहादुर नौजवानों ने, टाइगर फोर्स ने किस तरह आगे बढ़कर SOPs की इम्प्लीमेंटेशन में बड़ा ज़बरदस्त ज़िम्मेदारी से काम किया। हमें वक्त है, पाकिस्तानियों को, ये मेरा पैगाम तमाम पाकिस्तानियों के लिए है कि हम सबको मास्क पहनना है, SOPs पे अमल करना है, और जहाँ हम अवॉइड कर सकते हैं गैदरिंग से, जलसा जुलूस से, वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। और अब तो शायद चंद रोज़ रह गए हैं इलेक्शन में, और फैसला इंशाल्लाह ताला उस इलेक्शन का भी जीबी का कौम के पाकिस्तानियों के सामने हो। बहुत शुक्रिया जी, उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है, और हुक्मनामे में कहा गया है कि नवाज शरीफ बार बार तलबी के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। इश्तिहारात आवेज़ा करने के 30 दिन बाद भी नवाज शरीफ पेश नहीं हुए। हमारे नुमाइंदे आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी आबिद।
जी बिल्कुल जी, लाहौर की एहतसाब अदालत के जज असद अली ने जो है वो ब्लॉक अलॉटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ को इख्तियारी करार देने के हवाले से तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में करार दिया कि नवाज शरीफ बार बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। इश्तिहारात आवेजा करने के 30 दिन बाद भी नवाज शरीफ पेश नहीं हुए। नवाज शरीफ को इख्तियारी करार देने के अलावा अदालत के पास और कोई चारा नहीं। अदालत ने भी करार दिया कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए उनके दायमी वारंट भी जारी किए जाते हैं और मुतल्लिका SHO नवाज शरीफ के दायमी वारंट की गिरफ्तारी को अपने रजिस्टर में नोट करे। और अदालत ने भी हुक्म दिया कि नवाज शरीफ की हद तक जो प्लाट अलॉट रेफरेंस है उसको उसका केस अलग किया जाता है। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब से नवाज शरीफ की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात भी तलब कर ली है, जबकि दीगर मुलजमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। सही, दीगर मुलजमान को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया गया और साथ में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मनकुला और गैर मनकुला जो जायदाद है उसके हवाले से भी तफसीलात तलब कर ली हैं। बहुत शुक्रिया आबिद आपका मैं तफसीलात से आगाह करने का। जनाब, अगर ये जायदाद की तफसीलात पेश हो गई तो उसका मतलब अगला मरहला फिर जायदाद की कुर्की का होता है। तो अब देखते हैं वहाँ पे कैसे तफसीलात होती हैं, वहाँ पे कैसे पेशरफ्त होती है। तो जनाब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क में कोरोना की जो सूरत हाल है और कोरोना की दूसरी लहर तेज़ी से लोगों को अपनी लपेट में ले रही है। सिर्फ कल की अगर हम बात करें तो कल तकरीबन 21 अफराद कोरोना की वजह से जाँ बहक हुए, जबकि 1708 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। और शफात वही बात कि अगर हम पिछले हफ्ते से देखें तो 1400 से जो डिजिट्स बढ़ना शुरू हुए हैं वो आज 1700 पे आके ख़त्म हो रहे हैं। अगेन जनाब, मुल्क में इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं उनकी तादाद 21,098 हो गई है। याद रहे कि चंद हफ्ते पहले ये तादाद 200 से 400 के लगभग थी, लेकिन अब ये तादाद बढ़ के 21,098 हो चुकी है। और कोरोना से इंतकाल कर जाने वालों की मजमूई तौर पे तादाद मार्च से लेके अब तक 7,021 हो चुकी है और सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 3,20,065 है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 31,989 कोरोना के टेस्ट किए गए। NCOC के आदाद और शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक 47,73,496 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। लॉकडाउन ऐसा लग रहा है बज़ाहिर कि अब जो इस सूरत हाल में वो सर पे है, लेकिन उससे पहले बड़े लॉकडाउन से पहले फिलहाल रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो लॉकडाउन किया जा रहा है। बिल्कुल शफात, और ये जो मुतासर इलाके हैं इनकी दुकानें शाम 7 बजे बंद हो जाएंगी। वहाँ पे जो मेडिकल सर्विसेज हैं गो कि वो 24 घंटे जारी रहेंगी। दूध, गोश्त शॉप्स और जो बेकरियाँ हैं वो सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। आटा, चक्कियाँ, फ्रूट, सब्जी, जिस तरह के स्टॉल्स हैं, जो तंदूर हैं, पेट्रोल पंप इवन के, वो सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। विफाकी दफ्तरों में स्टाफ जो है वो 50% कम करने का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और दूसरी जानिब कराची में हम मुसलसल देख रहे हैं कि अवामी मकामात पर मास्क ना पहनने वालों को 500 रुपये जुर्माना किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो शहरी हैं वो किसी भी तरीके से SOPs पर अमल दरामद करने से गुरेज हैं। जनाब, और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला जनूबी के असिस्टेंट कमिश्नर सारा जावेद, और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जनाब कैप्टन मोहम्मद उस्मान साहब। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले सारा साहब आपकी तरफ आएंगे। पहले तो ये बताइएगा, ये कराची में जुर्मानों का सिलसिला शुरू किया गया है मास्क ना पहनने पे, शहरियों की जानिब से कोई मज़ाहमत आ रही है इस पर? बेसिकली इसमें जो SOPs की वायलेशन है उसको पब्लिक प्लेसेस पे कर्टेल करने की कोशिश है। इसमें जुर्माने ज़रूर किए जा रहे हैं। 500 रुपीज़ का जो मास्क ना पहनने पे जुर्माना है वो शहरियों को किया जा रहा है, और उसमें हम चाहते हैं कि डेटरेंस क्रिएट करें और तमाम के तमाम लोग मास्क पहनें जब वो पब्लिक प्लेसेस में हों। सही, सारा अच्छा कोशिश तो की जा रही है, लेकिन समहाउ उसके बावजूद हमने देखा कि लोग मास्क पहनने से और इनफैक्ट SOPs पे अमल दरामद करने से काफ़ी ज़्यादा गुरेज है। लाहौर में भी ज़रा सिचुएशन हम जानेंगे, पंजाब में ओवरऑल क्या सिचुएशन है। कैप्टन डाइट मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद है। उस्मान साहब, ये बताइएगा, जैसे भी आपने सुना सारा बता रही थी एग्जैक्टली कराची में क्या सिचुएशन है, क्या लाहौर में भी इससे मिलती जुलती सिचुएशन है या लोग थोड़े केयरफुल हैं? जी, कदरे कम है कराची की निस्बत और दूसरे प्रोविंसेस की निस्बत, लेकिन ये बतदरीज बढ़ रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस वक्त सिचुएशन को सीज़ करें और ये रियलाइजेशन जो है वो लोगों को दें। देखिए, अब इस वक्त दुनिया भर में कोरोना को लेके बहरहाल अब लॉकडाउन्स नहीं हो रहे
और उसकी वजह से आपको पता है कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। लेकिन अगर आपने लॉकडाउन्स नहीं करने हैं और ज़िंदगी भी गुजारनी है और सर्वाइवल भी करना है, तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि हम 100% इम्प्लीमेंटेशन करें अपनी SOPs के ऊपर, ख़ास तौर पे मास्क वेयरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ ना मिलाएं, बार बार अपने हाथ धोएं, ये बेसिक चीज़ें हैं। और आपको याद होगा कि हम लोगों ने ये करनी शुरू कर दी थी आज से 3-4 माह पहले, लेकिन सम और दी अदर थोड़ी सी कंप्लेसेंसी आई। जैसे ही वेव 1 गुजरी, लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता शायद ये सोचा कि बीमारी चली गई है। हम पिछले 1 माह से तकरीबन अलर्ट्स जारी कर रहे हैं कि हमें इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि ये डिज़ीज़ जो है वो बतदरीज ऊपर जा रही है, और ये बिल्कुल बतदरीज ऊपर जा रही है। और जिसकी वजह से आपने देखा कि थोड़ी टाइमिंग्स रीएडजस्ट की गई हैं। कुछ सेक्टर्स को बताया गया है कि अगर ये डिज़ीज़ का पैटर्न जो है वो नीचे ना आया या ना रुका, तो फिर हमें मज़ीद वक्त स्टेज 2 के अंदर तकरीबन पंजाब के जो 4 बड़े शहर हैं वो हमारे स्टेज 2 पे आ चुके हैं। ये स्टेज 2 बुनियादी तौर पर वो एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारी पॉजिटिविटी 5% क्रॉस कर गई है। अब अगर ये 10% क्रॉस करेगी तो मज़ीद सख्ती होगी। ये अब हमारे हाथ में है, लोगों के हाथ में है, हमारे हाथ में है। उस्मान साहब, बड़ा ये क्रूशियल आपने बात की कि वो इलाके जहाँ पे 5% से अगर ये पॉजिटिविटी, वो इलाके जहाँ 5% से शरह बढ़ गई है पॉजिटिव केसेस की, उनमें तो सख्ती की जा रही है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं पंजाब में, मिसाल के तौर पर मुल्तान 15.5% पे है, दीगर इलाके 16% तक रेशो आ रही है। क्या वहाँ पे बड़े लॉकडाउन्स का, जिसमें तालीमी इदारे बंद हो जाएं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाएं, अस्पतालों के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हो जाएं, क्या ऐसा कोई इम्कान है? देखिए, तालीमी इदारे, अभी हम फ़िलहाल तालीमी इदारों को लेके जो वाहिद कंसिड्रेशन हमारे पास चल रही है वो ये चल रही है कि अर्ली विंटर वेकेशंस कर दी जाएँ, लेकिन उस पर अभी गौर ख़ौज़ हो रहा है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ख्याल है कि अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुँचे। बट एट द सेम टाइम, जिस तरह मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि अगर हम ये अवेयरनेस रेस करने में कामयाब हो जाएं कि अगर हम अपनी SOPs पे अमल दरामद करें तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि हमें कुछ बंद करना पड़े। हमारा इस वक्त मौसम की वजह से थोड़ा सा सूरत हाल चैलेंजिंग ज़रूर है। गर्मियों में आपको पता है वेंटिलेशन होती है, आपको नहाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लोग यूजुअली हवादार जगह पर रहना उनके लिए पॉसिबल होता है। सर्दियाँ आएंगी तो अब हम वेंटिलेशन भी ऑब्वियसली आपको पता है डिफ़िकल्ट हो जाएगी, खिड़कियाँ बंद रखी जाती हैं क्योंकि ठंड आ रही होती है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लोग नहाते नहीं हैं पानी ठंडा होने की वजह से। सो ये हमारे लिए चैलेंजिंग टाइम आ रहा है। सो हमें इसमें सिवाय SOPs पे अमल दरामद करने की और ऑप्शन नहीं है हमारे। बिल्कुल, इसमें स्मॉग का भी बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे शामिल है। अच्छा सारा, कमिंग बैक टू यू, मुझे ये बताएगा कि ये जो फाइन किए जा रहे हैं, क्या ये किसी पर्टिकुलर एरियाज में या पूरे कराची की वैसे सूरत हाल है कि जो SOPs पर अमल दरामद नहीं करेगा उसे फाइन होगा ही होगा? बेसिकली मदीहा, इसमें जो फाइन्स की SOP है वो भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के डायरेक्शंस पे होम डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें तमाम मेजर्स भी और तमाम वायलेशंस जो हैं वो तमाम स्टेट किए गए हैं, उसमें लिखे गए हैं कि क्या चीज़ वायलेशन के ज़ुम्मे में आएगी। इसी तरह मास्क ना पहनने की SOP, जो पब्लिक प्लेसेस पे लोग अगर मास्क नहीं पहनते, या सोशल डिस्टेंसिंग किसी बिजनेस पे या किसी ऐसे कारोबार पे जो इस वक्त वैसे तो ऑपरेशनल है लेकिन उसमें वायलेशन अगर वो करते हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते, तो वहाँ पर जुर्माने किए जाते हैं। ये जुर्माने जो हैं वो उसी तरीके से गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा किए जाते हैं जैसे कि कोई प्राइस चेकिंग या रमजान में जिस तरह से क्रैकडाउन किया जाता है, तो उसी तौर से ये सारे जुर्माने गवर्नमेंट। क्विक क्वेश्चन बड़ा ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट साउथ की बड़ी पहचान है चाय ढाबे और वहाँ का आउटडोर कल्चर, उसमें सर्दियाँ आ रही हैं, ये मौसम है लोगों के बाहर बैठने का, क्या एहतियात, क्या SOPs और क्या एक्शन मुतवक्के है इंतज़ामिया की जानिब से? बेसिकली सर ऐसा है कि इस तरह की गैदरिंग्स के लिए जिस तरह से शादी हॉल्स के ऊपर पाबंदी है, कोई इस तरह के रेस्टोरेंट्स को परमिशन तो नहीं है कि वो अपनी सीटिंग अरेंजमेंट करें या वो लोगों को बहुत ज़्यादा गैदर कर लें। और ढाबे जिस तरह से आप देखते थे कि पुराने टाइम में पीपल वुड बी सिटिंग इन लार्ज नंबर्स अराउंड द सेम टेबल, वो मेरे ख्याल में अभी इस तरह की परमिशन जो है वो जारी नहीं की गई। और क्रैकडाउन साउथ में बहुत ज़्यादा हेवी किया गया है। डिस्ट्रिक्ट साउथ की टीम हैज़ बीन एक्टिवली वर्किंग, जो क्लिफ्टन और डिफेंस में मोस्टली हमारी ईटरीज हैं, तो उन पे वायलेशंस को चेक करने के इंस्पेक्शंस किए जाते हैं रोज। और इनफैक्ट 50 to 70 प्लेसेस आर विजिटेड इन द सिंगल डे
और जितनी भी सब डिवीजन साउथ में वहाँ काफी एक्टिवली सही, ठीक है। अच्छा सारा फॉलो करते हैं। खुदा ना खास्ता, क्योंकि देखिए अभी आगे सर्दियां भी आ रही है, जैसे उस्मान भी बात कर रहे थे कि जो क्रॉस वेंटिलेशन है वो भी खत्म हो जाती है, और कराची जैसा शहर जिसमें तो आबादी भी बहुत ज्यादा है, सो खुदा ना खास्ता अगर लोग SOPs पे अमल दरामद नहीं करते, क्या सिचुएशन मजीद सख्त लॉकडाउन की तरफ जा सकती है? आई बिलीव मदीहा कोई लॉकडाउन जैसी डायरेक्शंस तो इस वक्त नहीं है, एंड वी हैव नॉट बीन गेटिंग एनी इंटीमेशन कि कोई लॉकडाउन जो है वो प्लान किया जा रहा हो। लेकिन SOPs के ऊपर अमल दरामद कराना और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करना लोगों के अंदर, बिजनेसेस के अंदर, दैट्स व्हाट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज रियली वर्किंग एट। और वंस वी रिसीव दिस, अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो आई बिलीव लॉकडाउन की सिचुएशन हमारे पास कराची में इतनी जल्दी नहीं आएगी। सही। उस्मान, क्विक क्वेश्चन जाते ये जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है, इसका दौरानिया क्या 14 दिन ही रहेगा या इसको 10 दिन या 7 दिन पे भी लाया जा सकता है? अभी इस वक्त जी हमने 10 दिन की बुनियाद पर इनको प्लान किया है, बट 10 दिन के बाद हम इसको रिविजिट करेंगे और ये एरियाज बढ़ाए भी जा सकते हैं, इनमें से चेंजेस भी होंगी। लेकिन अब हम चूंकि 5% की पॉजिटिविटी क्रॉस कर चुके हैं इन शहरों में, देयरफॉर ये स्मार्ट लॉकडाउन्स रहेंगे। दीज आर नॉट माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन्स, दीज आर स्लाइटली ब्रॉडर स्मार्ट लॉकडाउन्स, जिसमें 2-3 गलियां इन्वॉल्व हैं या कुछ। कहीं पर हम देखें कि कोई SOPs की खिलाफ वर्जी करे तो इज देयर एनी हेल्पलाइन जहाँ पे हम कॉल करके बता सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनको उनकी अपनी रिस्पेक्टिव हेल्पलाइंस हैं, वहाँ पर बिल्कुल ये इतला दी जा सकती है। और हमारा जो डिपार्टमेंट का ऑपरेटर्स है वो भी मौजूद है। बुनियादी तौर पर हम जो अवेयरनेस रेस कर रहे हैं उसमें लोगों को ये कह रहे हैं कि अगर जो बिज़नेस है वहाँ पर अगर लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ तो जो बिज़नेस करने वाला है वो जिम्मेदार है। यानी कि अगर कोई रेस्टोरेंट है या अगर कोई शॉप है, शॉपकीपर इज़ रिस्पॉन्सिबल कि वहाँ पर कोई शख्स मास्क के बगैर एंटर नहीं होगा। ये बुनियादी तौर पर हम पंजाब के अंदर इस पॉलिसी पे अमल पैरा है। सेम ऐसा क्या कराची में भी है कि कहीं अगर हम अपने आसपास देखें कि कोई ऐसी बड़ी गैदरिंग हो रही है जहाँ पे लोगों ने मास्क नहीं पहना या हम भी उस गैदरिंग का पार्ट हैं, तो हम कंप्लेन कर सकते हैं? कोई ऐसा नंबर है? तो सही फरमाया है। इसी तरह से हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नंबर्स अवेलेबल हैं। DC ऑफिस इज वर्किंग राउंड द क्लॉक, क्योंकि कराची में 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कोई कंप्लेंट जो है वो लॉन्च की जा सकती है अगर SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही हो। इसी तरह कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी अगर वो अपनी क्लासेस ले रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाते या मास्क पहनने के SOP फॉलो नहीं करवा सकते, तो उसके बारे में आप कंप्लेन कर सकते हैं। बिकॉज प्राइम इम्पोर्टेंस वुड बी गिवन टू द हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर कमिंग टू दीज प्लेसेस, एंड ऑल्सो जहाँ बिजनेसेस हो रहे हैं और वहाँ अगर कोई वायलेशन है तो उसकी इंफॉर्मेशन दी जाए। किसी भी किस्म की कोई वायलेशन देखें जनाब अपने DCO ऑफिस को मुत्तला करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, असिस्टेंट कमिश्नर ज़िला जनूबी सारा जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक अफसोसनाक खबर जो कश्मीर से हमारे पास हमें रिपोर्ट हुई, और वो है कि कश्मीर में एक माँ और उसकी 4 साला बच्ची को, कम सिन बच्ची को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने इस हवाले से 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार तो कर लिया है। मुतासरा खातून को बेसिकली नौकरी का झांसा देकर कराची बुलाया गया था। मुल्ज़िमान ने खातून और उसकी 4 साल की बेटी को इज्तिमाई ज़्यादती के बाद फ़रोख्त कर दिया। मतलब जुल्म यहाँ रुका नहीं है। पुलिस के मुताबिक खातून और बच्ची के मेडिकल में भी ज़्यादती की तस्दीक हो गई है। 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया और बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी उस छोटी मासूम बच्ची की जिसकी 4 साल की उम्र थी। और शफात सिर्फ ये नहीं है, एक तो नौकरी का झांसा देके कराची बुलाया, उसको ज़्यादती का निशाना बनाया और उस 4 साल की बच्ची को बार बार ज़्यादती का निशाना बनाया। गिरफ्तार तो हो गए, लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने आगे उनको फ़रोख्त भी कर दिया। तो ये अब जो तमाम तर सूरत हाल है शफात, ये बहुत ही खौफनाक है, क्योंकि समहाउ हमारे यहाँ ये केसेस हैं, ये रिपोर्ट आना ख़त्म ही नहीं हो रही, क्योंकि ऑफ कोर्स ये केसेस हो रहे हैं मुसलसल जी। ये केसेस सामने आते जा रहे हैं और इस हवाले से कश्मीर में चूँकि वाक़या पेश आया तो कश्मीर में इसी मुतल्लिका इलाके के जो SHO हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या हमारा उनसे रब्ता हो चुका है प्रोड्यूसर साहब? जी हमारा उनसे रब्ता हो चुका है। बहुत शुक्रिया जी हमें वक्त देने के लिए। ये तो पहले बताइएगा कि कितने मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए गए हैं और क्या इन्होंने इक़बाल जुर्म किया है अब तक? जी बिल्कुल, मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए हैं
तो उन लोगों ने बिल्कुल इकबाल जुर्म किया है। उन लोगों ने बताया है कि हमने इसको जो है जना हॉस्पिटल से लेके आए थे उधर से नौकरी के हिसाब से, तो इस हिसाब से उन लोगों ने उधर उसके साथ की थी ज्यादती। उसके बाद इनको कहा गया कि एक और लड़की ले आएंगे तभी आपकी बेटी को छोड़ेंगे। फिर उस औरत ने, तबस्सुम ने हमारे साथ राब्ता किया। हमने सारी उसकी बात सुनी। उसके बाद उसके घर पे रेड किया। रेड करके उसको पकड़ा गया है, रफीक नामी मलिक को। तो वो बच्ची बेचारी उधर पड़ी हुई थी और बहुत तशवीशनाक थी, उसकी नाजुक हालत थी। हम उसको लेके आए इधर अपने अस्पताल में, ट्रीटमेंट करवाई। ये अकबर साहब, ये बहुत ग्रूसम किस्म की सिचुएशन है, और जो सूरत हाल आज आप हमें बता रहे हैं कि बच्ची की हालत कैसी थी, अब ये बताएगा कि अभी बच्ची की हालत क्या थोड़ी बहुत बेहतर है? कहाँ पे जो है वो बच्ची और माँ को कहाँ पे रखा गया? बिल्कुल यहाँ से उसको रेफर किया गया है चांदका हॉस्पिटल लारकाना में। अपनी टीम भी मैंने उसके साथ भेजी हुई है, बिल्कुल उसकी ट्रीटमेंट करवाई है। हमने उसको जो है जो भी था सारों से डोनेट भी करवाया है, पैसे भी दिए हैं, इलाज हम करवा रहे हैं उनका। जो भी होगा इंशाल्लाह हम करेंगे। ये जो हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं इन बख्त मुजरिमों के बारे में जरा बताइएगा। ये कौन लोग थे, कैसे ये औरत इनके झांसे में आ गई? ये उधर अस्पताल में उनसे मिली थी, उधर जना हॉस्पिटल में। तो उनसे बातों बातों में उनको कहा कि मुझे नौकरी चाहिए, मेरा शोहर मुझे छोड़ चुका है, तो इस वजह से मैं बेरोजगार हूँ। तो रोजगार के हिसाब से उसको लालच देके यहाँ पे ले आए थे। और ये कितने मुजरिमान हैं जो इस खातून के साथ इस वाक़े में मुलव्वस हैं? ये 3 मुजरमान हैं, उधर उसके साथ रहते थे। जो लेके आए हैं मेन मरकजी मुलजिम लेके आए मलिक है, और वहाँ पे उसको रखा गया, रफीक नामी है, उसको रखा गया, उसके साथ ज्यादती। चना साहब, अब यहाँ पे सिर्फ मामला रह जाता है कि FIR कितनी पक्की और कितनी मुस्तहकम बनाई जाती है कि जिसमें इन मुजरमान के फरार का रास्ता ना मिले। तो क्या FIR में वो दफात शामिल की गई हैं जो कि इस घिनौने इक़दाम में सामने आनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हमने दफात जो भी हैं वो लगाई हैं। इंशाल्लाह उसको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, बिल्कुल सजा होगी इंशाल्लाह। हम उसका बिल्कुल आखिर तक परसू करेंगे और इनको इंशाल्लाह सजा दिलवा के रहेंगे। और जैसे अकबर साहब आपने बताया कि इन खातून के हस्बैंड नहीं हैं, तो किस तरीके से इंश्योर करेंगे कि इनको प्रोटेक्शन भी दी जाए ताकि इनको किसी तरीके से प्रेशराइज ना किया जाए मुल्ज़िमान की पार्टी की जानिब से? बिल्कुल, हम इसके साथ हर वक्त राब्ते में होंगे और इसको प्रोटेक्शन देंगे, और इसके जो भी इसके खिलाफ और करेगा उसके साथ कानूनी हिसाब से बिल्कुल करेंगे इन पे। सही, बहुत शुक्रिया जी। इकबाल चन्ना साहब हमारे साथ मौजूद थे। और शफात, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब कोई खेली होती हैं और जब कोई ज़्यादती जैसे बड़े केस में जब वो अपने लिए इंसाफ मांगने जाती है तो उसको प्रेशराइज़ किया जाता है। तो ये वो टाइम है जहाँ पे स्टेट को चाहिए कि वो बैकअप करे उसको। यहाँ लेते हैं ख़वातीन हज़रात एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। और कराची के रहने वालों, अगर आप स्टेडियम चौक या हसन स्क्वायर के आसपास हैं तो रास्ता बदल लें, क्योंकि अब नेशनल स्टेडियम में PSL के प्लेऑफ की तैयारियां हो रही हैं। बिल्कुल शफात, और जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी अब पाकिस्तान पहुंचने का सिलसिला है वो जो शुरू हो गया वह जो मुहिम है उसका भी आगाज़ हो गया। रिपोर्ट तैयार किया, आपके साथ शेयर करते हैं। नेशनल स्टेडियम कराची में मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने की भरपूर प्रैक्टिस। झुकेंगे हम, ये तेरी भूल है, लगाए छक्के हर कदम, पलटने वाले गेम हम। अब देख खिलाड़ियों ने वार्म अप के बाद बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस की। कप्तान इमाद वसीम, स्टार बैट्समैन बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद जम्बावे के खिलाफ आखिरी T20 के बाद कल टीम को ज्वाइन करेंगे। प्ले ऑफ में कराची किंग्स का मुकाबला 14 नवंबर को मुल्तान सुल्तान से होगा। तब तो 17 को ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा। 14 को तो खैर तगड़ा मैच होने वाला है। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान टकराने वाले हैं। दोनों टीमें वैसे अच्छी, लेकिन शफात मसला वही है, स्टेडियम में तो हम होंगे ही नहीं।
ये है वैसे ये मैं अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मदिया कोई बात नहीं, अफसोस वाली बात है, वाकई वाकई बड़ा अफसोस हो इस बात का। लेकिन चले खैर जी, कोई मसला नहीं, जरा आगे बढ़ते हैं। मैच होना चाहिए, बस ये है, मैच होना चाहिए, हम स्टेडियम में होना। बिल्कुल जवाद, आगे बढ़ते हैं। और पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान की जो सरजमीन है बड़ी खुशकिस्मत है, क्योंकि यहाँ की जो ख़वातीन भी है ये हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन खेतों में हमें काम करती नज़र आती हैं, लेकिन एक ज़िम्मेदार की हैसियत से कभी शनाख्त जो है वो हमने हार्डली ही देखा कि कोई रजिस्टर करा सकती हो। पाकपतन से ताल्लुक़ रखने वाली सहर इकबाल ना सिर्फ बतौर ज़िम्मेदार इंतज़ामी उमूर संभालती हैं, बल्कि ज़राअत के शोबे को जिद्दत भी इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से दी है। खेतों में काम करने वाली ख़वातीन को तरबियत भी फराहम की जा रही है, जबकि मार्केटिंग में महारत रखने से इनकी फसलों को अच्छी कीमत भी वसूल हो रही है। अंग्रेज़ी अदब की तालिबा से किसान और ज़मींदारी का सफ़र ये बड़ा मुनफरिद है, दिलचस्प भी है। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में खुद सहर से ही पूछ लेते हैं। बिल्कुल जी, सहर इकबाल हमारे साथ मौजूद। वालेकुम सहर, वेलकम टू बाखबर सवेरा एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग सहर। क्योंकि सहर को मैं जानती हूँ, मेरी जूनियर भी थी। सहर एक बड़ी अच्छी ब्राइट स्टूडेंट से अब सोचा था कुछ और बनेंगी और आप एकदम जिम्मेदार बन गई, ये कैसे हुआ? ये मदिया, यू रिमेम्बर माय जर्नी, आई स्टार्टेड विद जर्नलिज्म, बस फिर पीआर वाले सेक्टर में आ गई और उसके बाद शादी हो गई। तो शादी मेरी एक रूरल बैकग्राउंड में हुई। माय हस्बैंड इज एजुकेटेड, तो वहाँ पर फॉर 2 years आई डिड नॉट हैव एनी ऑप्शन। समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ। तो आई स्टार्टेड ऑफ कि अगर मैं जितनी भी ये, क्योंकि आप जब कुछ नहीं कर रहे होते, व्हेन यू आर डूइंग सो मच राइट, और फिर जब आपके पास कुछ नहीं करने को होता तो देयर इज सो मच नेगेटिव एनर्जी दैट इज प्रोड्यूसिंग इनसाइड यू। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं, अगर मेरे अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है तो आई डोंट नो यहाँ पे जो खवातीन होंगी जो यू नो हु आर कन्फाइंड इनटू 4 walls, वो फिर क्या कर रही होंगी। तो आई रिक्वेस्टेड माय हस्बैंड, मैंने उनसे कहा कि आप भी जिम्मेदारा कर रहे हैं तो मुझे भी जरा थोड़ा थोड़ा जो है आप मुझे बताएं। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वो एरिया जो है वहाँ पर आप यू सी वुमेन वर्किंग इन द फील्ड, लेकिन आप कभी ये नहीं देखेंगे कि वो ऑर्डर आउट कर रहे हों और या किसी को इस तरह चार्ज ले रहे हों, क्योंकि वो एरिया ये ऐसा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, आई स्टार्टेड ऑफ, और अब चीज़ें जो हैं वो बहुत हद तक स्ट्रीमलाइन है। अच्छा सर, वैसे हमने देखा तो है, सुना तो है लोगों से कि जी पाकिस्तान में अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में पढ़े लिखे लोग आएँ, जिद्दत लाएं, तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो रेवोल्यूशनलाइज हो सकता है। तो ऐसी कोई कहानी आपने देखी है? सिर्फ सुनी सुनाई बात है? कहानी देखी तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने खुद शायद इस तरह प्रूव किया है अपने ही फार्म पे। अभी स्मॉग का आपने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा ये नवंबर दिसंबर इज़ वेरी टफ फॉर अस, और यूजुअली बर्डन आ जाता है फार्मर्स के ऊपर कि वो अपने रेजिड्यू को, क्रॉप के रेजिड्यू को बर्न करते हैं, जिसकी वजह से ये इशू क्रिएट होता है। सो इंटरनेट पे हम लोगों ने एक मशीन देखी, उसका नाम था मल्चर। व्हाट वी डिड, वो हमने रेप्लिकेट की पाकिस्तान में यहाँ पर, और वो जो मशीन है वो पूरे आपके रेजिड्यू को बर्न करने की बजाय वो ऑर्गेनिक मैटर बना देती है। इतना उसको डस्ट फॉर्म में कर देती है कि वो आपके लिए एक ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है, खाद बन जाती है। तो ना आप उसको जलाएंगे तो आपका एटमॉस्फेयर खराब होगा, तो वो बेहतर नहीं है कि खाद के तौर पे यूज हो जाए। तो फिर वो हमने यहाँ पे रेप्लिकेट की, और उसको देखते देखते बहुत सारे फार्मर्स ने भी जो है वो वाली टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। सर अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि देखिए आपकी तालीम ने कितना हेल्प आउट किया कि आप किस तरीके से एग्रीकल्चर में भी किस तरह से जिद्दत ला सकती हैं, और फिर लोग उससे सीखेंगे भी, जैसे भी आपने बताया कि बाकी जिम्मेदारों ने भी वो चीज़ ज़रूर की। ये वैसे कितना मुश्किल होता है, क्योंकि वाकई जब हम जिम्मेदारी या जिम्मेदार के वाले से बात करते हैं तो एक मर्द ही हमारे जहन में और नज़रों के सामने आता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जैसे आप बात करते हैं कि ख़वातीन खेतों में काम करती है पर उनका ऑर्डर नहीं लेते। तो ये क्या अभी भी आपके लिए मुश्किल है, या आप वो जो टाइम था वो क्रॉस करके आगे चली गई हैं? मैं मदिया ये टाइम क्रॉस करके आगे चली गई हूँ। जब मैं स्टार्ट में लोगों को कॉल्स करती थी तो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता था इस चीज़ को ऑब्जॉर्व करना कि आगे एक खातून बात कर रही हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ आ गए हैं। अब जितनी भी ये फीमेल वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है इस चीज़ पे, और बड़े उनके स्किल्स डेवलप किए गए हैं। आई थिंक अब एक्सेप्टेंस आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई है, बट फॉर 1 year इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। लोग बात ही नहीं सुनते थे, वो सीरियस ही नहीं लेते थे। वैसे ये एक ऑब्वियसली सोच का फ़र्क लाना बड़ा मुश्किल काम है, और आप ये फ़र्क लेके आई हैं तो ऑब्वियसली यू हैव बीन थ्रू इट। आपको लगता है कि जिस तरह आप आगे आई हैं और आपने अपने इर्द गिर्द एक कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस किया है,
मजीद लोगों को आने की ज़रूरत है हमारे इस सेक्टर में, हमारे रूरल सेक्टर में? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब मैंने देखा है, पहले एक टाइम पे जिम्मेदारी को बड़ा अंडर एस्टिमेट किया जाता था और यहाँ पे हमेशा एक जिम्मेदार की सोच होती थी कि मैं अपने बच्चे को क्यों पढ़ाऊँ, इससे तो ज़मीनें संभालनी है। बट नाउ आई हैव सीन अ चेंज। यहाँ पर अब जो पढ़ी लिखी आपकी लॉट है, दे आर कमिंग एंड दे आर डूइंग वंडर्स। अभी जो है फॉर एग्जांपल ड्रिप इरिगेशन जो है, अब जब मेरा जो फार्म है, व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ, तो यहाँ पर जो था सलाइन वाटर लॉक जमीन थी। रिसर्च कर करके उसको आबाद किया, इतना आबाद किया कि वो अब वहाँ पे आलू प्रोड्यूस कर रहा है। एंड वी आर गिविंग दीज पोटैटोज टू कॉर्पोरेट, जितने भी आपके सेक्टर्स हैं, लेस को दे रहे हैं, इसके अलावा कैंडी लैंड को दे रहे हैं। तो एक नई, ये पढ़ाई की वजह से एक नई आपकी सोच जो है वो डेवलप हुई है। बिल्कुल। अच्छा, ड्रिप इरिगेशन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखिए अब आप फील्ड पे मौजूद हैं, समझ नहीं आता, आप फील्ड पे मौजूद हैं, तो ये बताएगा कि ऐसा क्या किया जाए कि जो फार्मर्स हैं उनको भी उतना फायदा पहुंचे जितने वो बेचारे मेहनत करते हैं? क्या इस्लाहात होनी चाहिए? आई थिंक पॉलिसीज चेंज होनी चाहिए थोड़ा। गवर्नमेंट को भी इसमें जो है ना इंटरेस्ट, खैर पहले भी थोड़ा बहुत ले रहे हैं, लेकिन अब इसको फुली सपोर्ट करना चाहिए। हमारे ट्यूबवेल के बिल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर फार्मर्स टू मेक बोथ एंड मीट। सही है, हर सेक्टर में जहाँ पे आपको इतनी सब्सिडी दी जाती है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फार्मर्स को भी उतनी रिलैक्सेशन दें, क्योंकि आपका मेन तो एग्रीकल्चर यहाँ से पंजाब से, बल्कि हमारा तो है ही मेन एग्रीकल्चर का सेक्टर। तो क्यों ना इसको बूम करने के लिए आप बहुत सारी खवातीन को भी लाना चाहिए, बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए। क्योंकि सहर आपके बाद अब मार्जिन है यहाँ पे एक्सेल करने का। बहुत शुक्रिया जी, सहर इकबाल हमारे साथ मौजूद थी। सहर यसोफ्यू, छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा के राउंड 2 में। और सबसे पहले आगाज करेंगे कराची वालों के लिए एक धमाकेदार अच्छी खबर से। और वो अच्छी खबर क्या है, अगर मैंने पहले बता दिया तो आप लोगों का सारा सस्पेंस टूट जाएगा। बिल्कुल जी, तो इसलिए हम आपका सस्पेंस जो है बिल्कुल भी ख़त्म होने नहीं देंगे। और वैसे है बड़ी ज़बरदस्त खबर और एक अच्छा इफ्तिताह होने जा रहा है, और ऐसा अच्छा इफ्तिताह होगा कि ट्रांसपोर्टेशन की काफ़ी मसाइल ना हल हो जाएंगे। साथ ही इस्लामाबाद में जनाब स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, तो उसके लिए अब एक नया काम शुरू किया गया है, वो भी अभी थोड़ी बताएंगे हम आपको। ये सारी बातें मैं खुश चल रही हूँ कराची की वजह से ना, आपने साथ ही इस्लामाबाद के उधर से भी अच्छी खबर, मैं मुस्कुराहट लेके बैठी हूँ। इस्लामाबाद वाले कहेंगे मदिया को हमसे क्या मसला है, हमारे यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम बढ़ी है, मदिया खुश है। इस्लामाबाद वालों, मदिया को आपसे मसला। खैर एनीवे जनाब, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे इस घंटे की टॉप स्टोरीज पर। कराची वालों के लिए बड़ी खबर, 16 नवंबर से कराची सर्कुलर रेलवे पटरी पर होगी। ट्रेन सर्विस पिपरी से औरंगी टाउन तक चलेगी। अब पुलिस के साथ साथ स्ट्रीट वॉचर भी रखेंगे मुजरिमों पर नजर। इस्लामाबाद में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए एक एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी गई है, जिसके जरिए मशकूक सरगर्मियों की सूरत में शहरी फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दे सकेंगे। मईशत से जुड़ी एक अच्छी खबर, डॉलर के मुकाबले में रुपए की उड़ान ऊंची हो गई। पाकिस्तानी करेंसी ने एशिया में डॉलर को पछाड़कर तीसरी मजबूत करेंसी होने का एजाज हासिल कर लिया। और सैर सपाटे के शौकीन अफराद के लिए एक अच्छी खुशखबरी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 4 अहम मकामात की सड़कों की तामीर के मंसूबे का ऐलान कर दिया। नए सयाहती स्पॉट्स पर भी काम होगा। तो जनाब, जो सैर सयाहत के शौकीन हैं उनके लिए तो अच्छी खबर है। खुदारा शॉपिंग बैग्स वहाँ ना फैलाइएगा, कचरा ना फैलाइएगा। लेकिन सैर सयाहत पे बात करेंगे। पहले बात करते हैं जनाब कराची की। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके आखिरकार पाकिस्तान रेलवेज 16 नवंबर से कराची सर्कुलर रेलवे
बहाल करने का ऐलान कर रही है। वैसे शहबाज, बड़ी हैपनिंग रहेगी पूरे कराची में। 17 को PSL का मैच भी होगा और 16 को जो सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह भी हो जाएगा। फिलहाल खैर ये जो सर्विस है ये पिपरी से औरंगी टाउन तक के लिए होगी। पाकिस्तान रेलवेज के मुताबिक पिपरी से औरंगी टाउन के रैक के लिए ट्रेनें जो हैं वो रखी गई हैं, जो ट्रैक के लिए ट्रेनें रखी गई हैं, जो कि 3 घंटों के वक्फे से अप और डाउन ट्रैक पर चलेंगी। 16 नवंबर को सुबह 7 बजे पिपरी और औरंगी टाउन से ट्रेनें रवाना होंगी, जिसके बाद सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 4 बजे भी ट्रेनें चलेंगी। शहरी 50 रुपए में 60 किलोमीटर का फासला तय कर सकेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 10 जदीद बोगियां भी तैयार की गई हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ वफाकी वजीर रेलवे जनाब शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद, एक बड़ा अहम ब्रेक थ्रू जो कि कराची वालों का एक बड़ा देरीना ख्वाब था। 1999 से कराची में सर्कुलर रेलवे मुअत्तल थी, फाइनली आगाज होने जा रहा है। सर, क्या तैयारी है इसके लिए? हमने जी 40 कोचें बना रहे हैं, 10 तैयार हो गई हैं, 30 और तैयार कर रहे हैं खुद, और बड़ी स्टैंडर्ड की कोचेस तैयार कर रहे हैं और इसी तरह लोकोमोटिव्स तैयार कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट्स को ने अगर हमें कहा तो हम 16 तारीख को ये 14 किलोमीटर हमने ट्रैक तैयार कर दिया है। बाकी ट्रैक जो है जी वो ब्रिजेस और फाटक जो क्रॉसिंग जो होती है ओवरहेड या अंडरग्राउंड, वो सिंध गवर्नमेंट ने बनाने हैं। अब जो चीफ जस्टिस साहब हुक्म देंगे उसकी तामील होगी। हम हमारे जो रेलवे ने करना था जी, हम तैयार हैं और 16 तारीख के इर्द गिर्द हम इसको चला देंगे। और ये बिल्कुल नई बोगी हैं, नई हमने तैयार की हैं कैरेज फैक्ट्री में। और अब फैसला सुप्रीम कोर्ट का है कि उन फाटकों का जो 14 किलोमीटर से कुरंगी से आगे आएंगे जी उसका क्या करना है, ये भी जो फैसला चीफ जस्टिस साहब देंगे उस पर अमल होगा। सही। अच्छा, जैसे शेख साहब अभी बात भी कर रहे थे और हमने भी देखा बड़ी प्यारी दुल्हन की तरह सजी हुई है नई कोचेस, और डर ये होता है कि जो नई चीज़ों का इफ्तिताह होने जा रहा है ऐसा ना हो कि क्योंकि जिन इलाकों में चलाई जाएगी तो आवाम उसका मिसयूज़ ना करें। तो शेख साहब, ये ख्याल रखा जाएगा, मेंटेनेंस के लिए क्या कुछ किया जाएगा? लोग जहाँ हमने तौलिए रखे थे, जाती दफा लोग तौलिया ले जाते थे, साबुन रखी थी साबुन ले जाते थे। अब ये तो बस अल्लाह हमें हिदायत ही दे। आपने बात तो 100% दुरुस्त की है कि लोग जो है ये नहीं समझते कि ये कौमी सरमाया है, और इखलाकी तौर पर बड़ी गिरावट है, और इखलाकी तौर पर इतनी गिरावट है कि मैंने आते साथ तमाम टॉयलेट्स में तौलिया रखने का कहा, ट्रेन वापस आई तो कोई तौलिया नहीं था उसमें। तो बस हम कोशिश ही कर सकते हैं। शेख साहब, पिपरी रेलवे कॉलोनी से औरंगी टाउन तक ये ट्रैक आ रहा है, ये ट्रेन आ रही है। इसके अलावा भी कराची में अभी काफ़ी ट्रैक क्लियर होना बाकी है। उसके लिए कोई डेडलाइन आपकी सिंध हुकूमत से कोई बातचीत हुई हो? मैं 2 दफ़ा खुद गया हूँ चीफ मिनिस्टर सिंध के पास। देखें, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो उन्होंने सॉल्व करना है, और जो तजावजात हैं चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया सिंध गवर्नमेंट दूर करे। हमें तो 14 किलोमीटर हमारे पास है जी, हमें तो उन्होंने काफ़ी सख्ती से कहा है, तो हम चला देंगे जैसे जैसे सिंध गवर्नमेंट खाली करके हमें जगह दे देगी। ट्रैक का सारा सामान हमने खरीद लिया है, सारे हमने जितना सिग्नल सब कुछ खरीद लिया हुआ है, और हम फौरी तौर पर चला देंगे जितना चीज। तो ये तो शेख साहब आपने बताया कि आपके एंड से जो तैयारी है वो तो मुकम्मल है, लेकिन शेख साहब अगर आप कराची, आपने खुद भी देखा है कि यहाँ पे जो सर्कुलर रेलवे का जो ट्रैक है वहाँ पे सिर्फ कचरा नहीं है, वहाँ पे लोगों ने इमारतें भी बना ली हैं, वहाँ पे घर भी मौजूद हैं, कसीर मंजिला इमारतें हैं। सो आप क्या देख रहे हैं, क्या 2021 तक ये जो सर्कुलर रेलवे का पूरा प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो जाएगा? होना तो चाहिए जी। चीफ जस्टिस साहब ने इसमें बहुत सख्त एक्शन लिया हुआ है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने पॉलिटिकली क्या फैसला करना है, क्योंकि ये खाली करना और इनको गिराना ये चीफ जस्टिस साहब का और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, सिंध गवर्नमेंट का काम है। वो जैसे ही हमें साफ क्लियर रास्ता देंगे हम फौरी तौर पर उस पे अपना ट्रैक बिछा देंगे। शेख साहब, हम तैयार हैं। ये बताइएगा कि कितने स्टेशंस हैं इस ट्रैक पे बिन कासिम से लेके और कोरंगी तक, और इसमें क्या ट्रैफिक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने लोग इससे फायदा उठा सकेंगे? पिछली दफा भी मैंने सिंध गवर्नमेंट जब वजीर आया था 14 साल पहले, तो एक ट्रेन चलाई थी। लोगों के पास कराची में मोटरसाइकिल को कंफर्टेबल सवारी देते हैं, समझते हैं, और कराची में बहुत बड़ी तादाद है मोटरसाइकिल पैसेंजर्स की। तो अब देखते हैं, ये चलेगी तो पता लग जाएगा कितने पैसेंजर इसको अवेल करते हैं। सही। अच्छा शेख साहब, ये बताएगा इतने अरसे बाद सर्कुलर रेलवे जो है वो बहाल होने जा रही है, आप आएंगे? हम आएंगे जी, क्यों नहीं आएंगे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, उम्मीद करते हैं आप आएंगे और हम आपके साथ होंगे इंशाल्लाह इस इफ्तिताह में,
और इसको बड़े अच्छी तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि कराची वालों का बड़ा देरीना मुतालबा था। शेख साहब, जाते जाते अभी फिलहाल आप ये 10 कोचेस की बात करें, मजीद 40 कोचेस अभी आइंदा आने वाले चंद दिनों में आ जाएंगी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, रेलवे को खुद कितना फ़ायदा होगा? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया शेख रशीद अहमद साहब से, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया रशीद अहमद साहब हमें वक्त देने के लिए। और बड़ा देरीना मुतालबा जी कराची के रहने वालों का, और वो दिलचस्प बात ये, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ट्रैक मौजूद है, स्टेशंस मौजूद हैं, सिर्फ कमी थी जनाब इस पे एक चलने वाली ट्रेन की। तो ट्रेन जनाब पर्पस बिल्ड ट्रेन जो हैं अब वो आ रही हैं, इसके लिए उम्मीद करते हैं कि ये अब एक ऐसी चीज़ है विच विल वो हैप्पीली बड़ा शफाफ टास्क होगा ये, क्योंकि जिन ट्रैक्स पे इमारतें बन चुकी हैं, घर मौजूद हैं, फिर कमर्शियल एरियाज बना दिए गए हैं, अब उनको भी क्लियर कराना एक बहुत बड़ा टास्क होगा। जैसे वो कहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के जैसे अहकामात आते जाएंगे तो काम होता जाएगा। अल्लाह करे 2021 में ये मामला तो सॉर्ट आउट हो जाए। अब खैर जी, एक और मामला, बड़ा मामला सॉर्ट आउट हुआ है, वो ये कि पता चल गया है जनाब कि कौन कौन से वो सियासतदान जो कि हुक्मरानी कर रहे हैं उनके कितने असासे हैं, क्योंकि ये तमाम तर लोगों को पता होना ज़रूरी है। तो इलेक्शन कमीशन ने सब बता दिया जी। अरकान पार्लियामेंट के माल का हाल मंजर आम पर आ गया है, और वज़ीर आज़म इमरान खान की वजह से आपको बताएं कि असासे कम हो गए पहले से। असासों में 2 करोड़ रुपए की कमी हुई है। बिलावल का पलड़ा अब्बा जान से ज़्यादा भारी है। बिलावल 150 करोड़ से ज़ायद असासों के मालिक हैं, और इक़्तिदार में आकर वज़ीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत बढ़ी है, लेकिन उनके असासे कम हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के जो गुज़िश्ता साल की निस्बत जो असासे आए हैं उसके हवाले से अब तक क्या फ़र्क आया है, और दीगर अरकान असम्बली के असासे क्या हैं, इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। तो जनाब, ये तो आ गए असासों के हवाले से खबर। अब ज़रा मईशत के हवाले से एक अच्छी खबर शामिल करते हैं, और वो खबर आ रही है जनाब रुपए की कदर के हवाले से। और वो कदर के हवाले से खबर ये है कि गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत में 9 रुपए की बेहतरी सामने आई है। तकरीबन अगर पिछले अगर एक हफ्ता और पीछे शामिल कर लें, तकरीबन अब तक तकरीबन 10 रुपए का फ़र्क आ चुका है। बहुत बड़ा जंप है ये। और इस सारे प्रोसेस के बाद पाकिस्तानी करेंसी ने एशिया में मजबूती के लिहाज से तीसरी मजबूत करेंसी होने का एजाज़ हासिल कर लिया है पिछले चंद माह के दौरान। बिल्कुल शफात, और 2.5 माह में डॉलर के मुकाबले में जैसे हम बात भी कर रहे थे कि 3.1% बढ़कर पाकिस्तानी रुपया अब बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली तीसरी बेहतरीन करेंसी करार पाया है। क्या वजूहात है इस बिना पर, और क्या भी डॉलर मजीद नीचे जाएगा, डॉलर की कदर में कमी आएगी, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ माहिर इकोनॉमिस्ट खुर्रम शहजाद, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। खुर्रम, ये बताइएगा कि एकदम से, एक तो खैर काफ़ी अर्से बाद आप आए हैं, ये बताइएगा कि डॉलर की कदर में मुसलसल जो कमी वाक़या हो रही है, इसकी मेन रीज़न क्या है, कि कहीं ये इलेक्शन से भी तो नहीं जुड़ा हुआ, जो भी अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं? बिल्कुल बढ़िया। इसमें एक बड़ा फैक्टर जो है ये है कि जो इंटरनेशनल जो इस वक्त सिनेरियो है उसमें जो डॉलर है वो वीक होता आया है, और ये इलेक्शन का एक बड़ा रीजन डेफिनेटली है, क्योंकि अनसर्टेनिटी काफी बढ़ गई थी कि बाइडेन जीत रहा है या ट्रंप दोबारा आ रहा है, या आपको पता होगा बड़ा क्लोज जो है ना वो कॉन्टेस्ट था। इसकी एक वजह से अनसर्टेनिटीज हुई, और आपने देखा कि स्टॉक मार्केट्स भी गिरी, फाइनेंशियल मार्केट्स में भी गिरावट नजर आई, इंटरनेशनली भी और हमारे यहाँ भी। तो डेफिनेटली इंटरनेशनल जो फैक्टर है उसने बड़ा प्ले किया है, और अभी भी ये कहा जा रहा है, कुछ ग्लोबल जो है एनालिस्ट इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि शायद बाइडेन के आने के बाद भी डॉलर जो है मजीद वीक हो सकता है। जैसे सिटी बैंक है या बड़े दूसरे जो बैंक्स हैं इंटरनेशनल, जेपी मॉर्गन वगैरह हैं, इन सबकी ये फोरकास्ट ये है कि डॉलर मजीद जो है वो कम होगा। और एक और चीज ये है कि अगर इंटरनेशनली कम होता है तो नेचुरली हमारे यहाँ या सारी करेंसीज के अगेंस्ट होता है, तो पाकिस्तानी करेंसी के अगेंस्ट भी जो है वो डॉलर में जो है कमी आ सकती है और मजीद आ सकती है। और हमारे यहाँ एक एडिशनल वजह जो है वो लोकल भी है। जैसे हम अपने प्रोग्राम में आपको पता है, आपके साथ डिस्कस करते आए हैं कि रेमिटेंसेस का फ्लो जो है अभी तक बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है, स्टेबल रहा है, बल्कि हायर साइड पर रहा है। $2 अरब से ज्यादा रेमिटेंसेस आ रही है, और हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो फर्क है उसको फंड कर रही है। यानी कि अगर मैं ये आसान जबान में कहूँ कि 100 रुपए हमारा जो है वो खसारा है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के फर्क का, यानी कि इम्पोर्ट हमारी जो है वो 150 रुपए की हो रही है, एक्सपोर्ट खाली 50 रुपए की हो रही है। तो बेसिकली जो फर्क आ रहा है वो आपका 100 रुपए जो है खसारा आ रहा है। तो रेमिटेंसेस 150 रुपए की आ रही है, यानी कि उस खसारे को 50 रुपए से ज्यादा से फंड कर रही है, यानी कि ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर आपकी कंट्री में ज्यादा या तो आ रहा है
या जो कर्जदार आपने अदायगियां करनी थी उसमें कम जा रहा है या उसमें डेफरेट आपको मिले, डेफरेंस मिले। तो ये बड़ी अच्छी जो है सिचुएशन इस वक्त शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स अभी जो है वो काफी काम करना। अच्छा, अब खुरम, जो खित्ते में पाकिस्तान से कदरे बेहतर मईशतें हैं उनमें डॉलर के मुकाबले में उनकी कदर गिर रही है। भारतीय करेंसी को देख लिया जाए, बांग्लादेशी टका को देखा जाए, अगर एशिया की बात करें तो टर्किश लीरा को देखा जाए, इनमें बड़ा वाज़े फ़र्क आया है। इनफैक्ट तुर्किश लीरा पिछले चंद हफ्तों में 10% तक गिरा है, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम है। इसकी वजह कोई इंटरनल फैक्टर है या कोई एक्सटर्नल फैक्टर है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है शफात। इसमें एक बड़ा फैक्टर वो ये है कि कोरोना वायरस की जो सेकंड वेव जो है वो चली है, उसका इम्पैक्ट अभी तक जो है वो आपको पता है इंडिया में तो अभी भी जो है आधा लॉकडाउन है। बांग्लादेश में टू सर्टेन एक्सटेंट अब कहा जा रहा है कि फैक्ट्रीज जो है वो बंद हो रही हैं, और उसी वजह से आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। हमारी जो एक्सपोर्ट्स की कैपेसिटी है शफात, वो 100% 120% पे जो है वो जा चुकी है। यानी कि अगर हमारे यहाँ जो है इस वक्त करेंसी थोड़ी अप्रिशिएट भी हो जाए तो हमारे यहाँ एक्सपोर्टर्स को शायद इतना फर्क ना पड़े, यानी कि नेगेटिव। हमारे यहाँ जो कर्जों की अदायगियां हैं या फिर आगे जाते हैं हमारी पेमेंट्स हैं, उनमें हमें फायदा हो सकता है। तो ये जो एक वजह है ना कोरोना वायरस की सेकंड वेव, जिसका हमें भी खतरा है, हमें भी उसका जो है वो कुछ उसका जो है वो हल निकालना चाहिए कि हम सेकंड वेव से बचें। तो इंडिया, बांग्लादेश और चाइना तो कम है, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश की जो बात है ये इसी वजह से है कि करेंसी इसलिए उनकी ज़्यादा डिप्रिशिएट हो रही है कि एक तो इकोनॉमी उनकी उस स्विंग में नहीं आई अभी, जो हमारी आई है दोबारा से, जिस तरह से दोबारा से रिवाइवल एक नजर आया शॉर्ट टर्म में, वहां पे नहीं हुआ। अच्छा, इस वजह से करेंसी ये बात जरूर बताइएगा। देखिए, हम जैसे देखते हैं जब डॉलर की प्राइस बढ़ती है, डॉलर की कदर बढ़ती है, महंगाई बढ़ जाती है। अब जब हम पिछले 2 महीनों से ऑब्जर्व करें कि डॉलर की प्राइस नीचे आ रही है, महंगाई समहाउ नीचे नहीं आ रही, इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह ये जो है ना हमारे जो फूड का जो फैक्टर है ना मदिया, जिसमें चीनी है, जिसमें आटा है, जिसमें दालें टू सर्टेन एक्सटेंट है, जिसमें टमाटर है, प्याज है, ये सारी जो फूड की प्राइसेस है ना, हमारे यहाँ ये लॉजिस्टिक्स में बड़ा इशू रहा है और हमारे यहाँ टाइम पे इंपोर्ट्स नहीं हो पाई, या फिर ये कहें कि हमारे यहाँ कैपेसिटी उस तरह से बिल्ड नहीं हो पाई, या हमारे लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाई। हमारे ये बड़ा प्रॉब्लम रहा है। आपको पता है पिछले 15 महीने में डबल डिजिट्स में जो है इन्फ्लेशन चल रही है। फूड की मैं बात कर रहा हूँ, 17% जो है वो लास्ट मंथ आई है। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है हमारे यहाँ, और ये गरीब को डबल मारता है कि एक तो इकोनॉमी में थोड़ी सी बेहतरी तो ही है, लेकिन उस एक्सटेंट पे भी इकोनॉमी नहीं आई कि गरीब आदमी को दोबारा से जॉब मिल सके, या जिसकी जॉब चली गई उनको दोबारा से अपॉर्चुनिटीज मिल सके। तो वो एक फैक्टर है। दूसरा ये है कि महंगाई, फूड बेसिक महंगाई ज्यादा हो रही है, ये हमें काबू पाना चाहिए। अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो डेफिनेटली जो है गरीब आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए भी इवन बहुत मुश्किल हो जाएगा जो है वो सर्वाइव करना। खुरम, ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के यहाँ से जो डॉलर का आउटफ्लो है वो शायद फ्लाइटों की बंदिश की वजह से और हुंडी और हवाले के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ उसकी वजह से आउटफ्लो कुछ कम हुआ है, और ऐसा कुछ आगे भी नज़र आ रहा है कि फ़्लाइट्स बाहर नहीं जाएंगी। लॉकडाउन का अगर ख़तरा है और हुंडी हवाले पे क्रैकडाउन रहेगा तो ये मामला कम ही रहेगा। आप देख रहे हैं कि इन तमाम फैक्टर्स की वजह से डॉलर की कदर मजीद कम आने का इम्कान है? देखिए, 2 फैक्टर्स हैं शफात। एक तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हुंडी हवाला जो है वो अब, पहले जो हो रहा था वो अनऑफिशियल चैनल्स के थ्रू हो रहा था, अब जो हो रहा है वो ऑफिशियल चैनल्स, यही पैसा जो है ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू आ रहा है, जिसकी वजह से आपके यहाँ रेमिटेंसेस का फ्लो इतना ज्यादा आपको नजर आ रहा है। क्योंकि देखें बॉर्डर्स उस तरह से अभी भी नहीं खुले हैं, इंडिया बंद है, आधा आपके मिडिल ईस्ट का अभी भी प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो गया है सेकंड वेव का, फिर ईरान से आपका बॉर्डर जो है वो बंद था ड्यूरिंग कोरोना वायरस, फिर आपकी फ्लाइट्स लिमिटेड है। नेचुरली एक तो ये फैक्टर है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना, ट्रैवल बहुत कम हो रहा है शफात, बाहर लोग कम जा रहे हैं और जूम पे ज्यादा बात कर रहे हैं, हम भी देखें अब स्काइप पे ज्यादा बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो जिसे कहते हैं न्यू नॉर्मल, इसकी वजह से आपके यहाँ जो है ना फ्लो ऑफ कैपिटल जो है वो रिलेटिवली जो अनऑफिशियल मीन्स थी उससे कम हो गया है। तो लगता यही है कि आगे जाते हुए रुपी इंप्रूव मजीद हो सकता है। एक और फैक्टर ये कि हम, जिसे मैं आसान जबान में समझाने की कोशिश करता हूँ, एक मेथड होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जो स्टेट बैंक, IMF ये सारे इसको देखते हैं। वो ये होता है कि आपके जो पार्टनर कंट्रीज हैं वो किस तरह से कितने कंपेटिटिव है करेंसी वाइज। वो जो है ना हमारे अभी भी उसमें रूम है 3-4% का। तो लगता ये है कि रुपी इंप्रूव हो सकता है। बहुत बड़ा फर्क है, 3-4% का फर्क इसी, लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क है और उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में, जैसे आपकी डिस्कशन से भी लग रहा है, ये फ़र्क मज़ीद नीचे आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। खुरम शहजाद माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे, और उनके तज्ज़िये के मुताबिक तो अच्छी खबर ये है कि जो डॉलर की
कदर है वो मज़ीद नीचे आने का इम्कान है, रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। वेरी गुड। और अल्लाह करे जनाब इससे महंगाई भी नीचे आए, जैसे मेरे ख्याल कि में हर यहाँ पे चीज फिर- को हम समहाउ डॉलर की प्राइस से जोड़ते हैं, जी डॉलर है ना महंगा हो गया, जी डॉलर है ना महंगा हो गया, तो अल्लाह करे उससे भी थोड़ी बहुत महंगाई में भी लोगों को थोड़ा बहुत रिलीफ मिले। एक आम खबर भी यहाँ शामिल कर देते हैं जनाब लाहौर से, जहां अदालत ने शहबाज शरीफ फैमिली पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद कर दी है। मुल्जिमान से फर्द जुर्म पे दस्तखत कराए जा रहे हैं, अलबत्ता शहबाज शरीफ ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो अपोजिशन लीडर और बड़ी सियासी जमात के सदर हैं। हमारे नुमाइंदे आबिद खान इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात आबिद से जानते हैं। जी आबिद। जी बिल्कुल जी, लाहौर के एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी और अदालत ने तमाम मुल्जिमान से उस पर फर्द जुर्म पर फरसाइन हासिल किए। तमाम शहबाज शरीफ ने इस फर्द जुर्म पर जो आयद होने के बाद उसकी सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि वो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह है, इसके अलावा वो अपोजिशन लीडर है। उनका ये भी कहना था कि आज तक एक धेले की करप्शन नैब साबित नहीं कर सकी। उनका ये कहना था कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला एक इदारा बन चुका है। इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में कहा है। उनका ये कहना था कि तमाम तर जो केस बनाया गया उसमें एक धेले की पर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत आज तक पेश नहीं किया गया। उन्होंने अदालत से उनका ये कहना था कि उन्होंने कौम की खरबों रुपए बचाए, वो इस कौम के काबिल फख्र सबूत है। और उनका ये भी कहना था कि हमने इस मुल्क को इंडिया से जो है माशी मैदान में आगे लेकर जाना है। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि वो इस फर्ज जुर्म की सेहत से इनकार करते हैं, उनका कोई जुर्म नहीं और ना ही उन्हें कोई जो है वो जुर्म आज तक किया। मुल्जिमान की जानिब से सेहत जुर्म के इनकार के बाद अब जो है वो अदालत जो गवाहान है उनको शहादतों के लिए तलब करेगी। तमाम अहम तरीन बात यह कि अदालत ने शहबाज शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आबिद खान इस हवाले से हमें तफसीलात फराहम करने का। आबिद खान बता रहे थे कि शहबाज शरीफ ने नैब पर सवाल उठाया है और उनका कहना है कि आज तक नैब उनके खिलाफ एक भी सबूत पेश नहीं कर सका। उन्होंने नैब पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम भी लगाया है। अब जनाब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद कुछ मौज़ूआत हैं जिन पे बात करनी बड़ी ज़रूरी है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम आपको ले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं ये बढ़ती जा रही हैं और इसकी रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से एक बेहतरीन कदम उठाया गया है। वो ये कि स्ट्रीट वॉचेस का वहाँ पे निज़ाम अपनाया गया है, जिसका मकसद वहाँ पे रहने वाले शहरियों को और पुलिस फोर्स के दरमियान राब्ते को बर वक्त बनाना और जो उनके दरमियान ताउन है उसको मज़ीद बढ़ाना है। मदिया, दुनिया के हर एक अच्छे मुआशरे में, ज़िम्मेदार मुआशरे में कम्युनिटी पुलिसिंग का एक तस्वर मौजूद है, जिसके ज़रिए जो लोकल कम्युनिटी होती है वो ख़ुद आगे बढ़ती है और जराइम पर नज़र रखती है, पुलिस के साथ तावन करती है। तो उससे पुलिस और अवाम के दरमियान जो एक वॉइड होता है वो भी फिल इन होता है और प्लस एक दूसरे पे एतमाद भी बढ़ता है। ये अब प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है जनाब इस्लामाबाद में। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एसपी उमर खान साहब शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया उमर खान साहब वक्त देने के लिए और वेलकम टू बाखबर सवेरा। पहले तो ये बताइएगा सर, क्या प्रोग्राम है ये और किन किन इलाकों में ये स्ट्रीट वॉचर का निज़ाम जो है इसको राइज किया जा रहा है? जी, ये हमारे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद का ये विज़न था कि कम्युनिटी के साथ ही मैक्सिमम एंगेजमेंट होनी चाहिए। उसमें हमने ये किया है कि इस्लामाबाद का जितना भी अर्बन एरिया है, सेक्टोरल एरिया है, तकरीबन हमारे 20 के करीब सेक्टर्स हैं, उसमें हमने हर सब सेक्टर में और सब सेक्टर को हमने मज़ीद क्लस्टर्स में डिवाइड किया है। 2-3 स्ट्रीट्स का एक क्लस्टर है, उसमें हमने कम्युनिटी से एक मेंबर रखा है जी, जो कि वॉलंटियर्स हैं, वो हमारे साथ काम करते हैं और साथ साथ हमारे भी बीट ऑफिसर, क्लस्टर ऑफिसर्स होते हैं जो हर नेबरहुड के कम्युनिटी वाले अपने लोगों के साथ राब्ते में होते हैं। बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव ये है जी कि उस नेबरहुड के जितने भी सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, एक तो ये है कि कहीं पे कोई मशकूक अगर एक्टिविटी उनको नज़र आती है उसके बारे में वो हमें इन्फॉर्म करें। वैसे अगर कम्युनिटी फ़ील करती है मसलन कि कहीं पे जो है किसी स्ट्रीट में कैमराज लगाने की ज़रूरत है तो उसकी निशानदेही हो जाती है, कहीं पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं चल रही तो उसकी निशानदेही वो करके ताकि हम उसको रेलिवेंट अथॉरिटीज़ के साथ टेकअप कर लें और जो एक नेबरहुड की सिक्योरिटी है उसको हम मिल के इम्प्रूव करते हैं। अच्छा, इसको सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए क्या ड्रोन कैमरास की भी मदद ली जाएगी?
जी बिल्कुल, हमने जब ये स्ट्रीट वॉचर्स वाला अपना हमने लॉन्च किया जी, तो इसके साथ उसी दिन हमने अपना एक एयर पेट्रोल यूनिट भी लॉन्च किया है, जिसमें हमारे पास 8 बड़े अच्छे क्वालिटी के ड्रोन कैमराज हैं, और साथ साथ हमने एक अपना स्ट्रीट पेट्रोल यूनिट भी लॉन्च किया है जो नए मोटरसाइकिल्स हैं और उसका बड़ा वेल ट्रेंड इसके लिए डेडिकेटेड स्टाफ है। तो ये तीनों चीज़ें हमने इकट्ठी लॉन्च की हैं जी। उमर साहब, इस्लामाबाद में अब पॉपुलेशन क्लस्टर्स बड़े दूर दूर होते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे सेक्टर B17 को लिया जाए, वहाँ से टेक्सला का फासला मेरे ख्याल में शायद ज़्यादा नज़दीक है बनस्बत I8 के या F6 के। तो इन पॉपुलेशन क्लस्टर्स को कैसे मैनेज किया जाएगा और पुलिसिंग का निज़ाम वहाँ कैसे इम्प्रूव होगा? जी वहाँ पे भी यही है कि जो वहाँ पे कम्युनिटी है और कम्युनिटी के साथ साथ जो वहाँ पे जितनी भी हमारी दूर जगह पे हाउसिंग सोसाइटीज़ का क्योंकि कॉन्सेप्ट है, तो हमने उनको एंगेज किया है ताकि उनकी सिक्योरिटी और हमारी सिक्योरिटी, हमारी पुलिस के रिसोर्सेज जो हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। और उसमें भी वही होता है कि हमने 2 वे उनके साथ कम्युनिकेशन रखा हुआ है थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स और अदर मीन्स, ताकि कोई भी हमारी भी जो बात हो अगर हम पब्लिक तक पहुंचाना चाहें तो वो भी उसके ज़रिए अचीव हो जाता है, और अगर वहाँ पे भी कोई इशू हो तो वो फौरी तौर पे हमें पता चल जाता है। उमर साहब ये बताएगा कि इसमें क्या जो पुलिस ऑफिसर्स हैं क्या उनकी भी ट्रेनिंग की गई, और साथ में बताएगा क्या सिर्फ मेल ऑफिसर्स भी हैं या सिर्फ फीमेल को भी, जो फीमेल ऑफिसर्स हैं उनको भी ट्रेन किया गया इस हवाले से? जी हमारे इस्लामाबाद में काफ़ी एक साइजेबल है फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर्स का चांद, तकरीबन हमारे पास 400 के करीब फ़ीमेल ऑफिसर्स हैं, और हमने हर थाने में जो है फ़ीमेल स्टाफ को तैनात किया हुआ है जी। इसके साथ साथ हमारी कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी हैं फ़ीमेल, हमारी सिटी में कोसार में एक मैडम है ASP, तो वो ही बल्कि जो ये हमारी फ़ीमेल ASP है, इनिशियली हमने ये जो स्ट्रीट वॉचर्स का था ये उन्हीं के थाने से हमने इसको लॉन्च किया जी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी उमर खान साहब इस हवाले से फराहम करने के लिए, और डेफिनेटली एक बड़ा अच्छा इकदाम होने जा रहा है। कम्युनिटी पुलिसिंग का तस्वर एक बड़ा एक वैलिड तस्वर है, और हम भी जब बच्चों के ख़िलाफ़ या बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात आते हैं तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि उस इलाके के लोग क्या कर रहे थे। अगर उस इलाके के लोग जिम्मेदारी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और उनको और पुलिस के दरमियान जो एक गैप है, जो एक बदएतमादी की फ़िज़ा है वो ख़त्म हो जाती है, तो इलाके में क्राइम भी ऑटोमेटिकली खत्म हो देयर वाज अ टाइम पहले जब जो मोहल्लों का जो सिस्टम होता था तो हर शख्स चाहे अपने पड़ोसी का बच्चा उसको अपना बच्चा समझ के उसकी देखभाल तमाम तर चीज़ें उसका भी किरदार होता था। लेकिन यहाँ पर मसला है कि अब माइंड योर ओन बिजनेस वाली जो टर्म है उसका शायद इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। उसकी वजह ये कि कहीं आपने सामने कोई ऐसी वारदात होते हुए देख लें, कोई एक्सीडेंट होते हुए देख लें, और आप किसी एक्सीडेंट में कोई बंदा जख्मी है उसको अगर अस्पताल लेके जाएंगे तो उस बंदे के जहन में खौफ होता है कि आगे जो पुलिस मुझसे इंटेरोगेशन शुरू कर देगी, वो उसमें कहीं मैं ना फंस जाऊं, चाहे मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से पुलिस के रवैये में भी तब्दीली लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पुलिस आपसे इतनी फ्रेंडली ज़रूर हो कि आप कंफर्टेबल फील करें, बजाय कि आप खौफ खाएं कि मुझे थाने जाना है। बिल्कुल जी, और ये एक बड़ा अच्छा तस्वर है, और उम्मीद करते हैं कि इससे कम से कम इस्लामाबाद की हद तक तो क्राइम रेट नीचे आएगा, जो कि गुज़िश्ता चंद माह में काफ़ी ऊपर चला गया। अब ज़रा आगे चलें जी। बिल्कुल शफात, अब देखिए क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में आपको पता है कि नित नए डिज़ाइन भी जो होते हैं अब तो खैर लोग उसको फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। लेकिन लंडा बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको हर किस्म का नया डिज़ाइन भी मिल जाएगा, और सिर्फ ये नहीं कि एक ख़ास तबका लंडा बाज़ार जाता है, जो मुतवस्सत तबका है अब लंडा बाज़ार ने शफात उसका भी बड़ा भरम रखा है। तो जनाब वो इसीलिए क्योंकि जब आप वहाँ जाते हैं बाज़ार में तो आपको वो चीज़ें जो कि एक तो ये कि बैनुल-अक़वामी मयार की होती हैं वो आपको बड़े अच्छे दामों मिल जाती हैं, बल्कि ख़ास तौर पे ऐसे कपड़े जो कि बहुत थोड़े सीज़न के लिए, बहुत थोड़े अरसे के लिए चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पे लाहौर में सर्दी बड़ी कड़ाके की पड़ती है लेकिन 1 महीने की पड़ती है, कड़ाके की ठंड पड़ती है। लेकिन नहीं शफात, लाहौर में जो सर्दी पड़ती है, आप अभी खैर स्वेटर्स पहनना शुरू नहीं की हुई, दिसंबर, जनवरी, इवन के फरवरी में तक ये 3 महीने ऐसे स्वेटर्स का। कराची में तो अब लोगों को पहननी पड़ जाएगी स्वेटर क्योंकि बड़ी पड़ने वाली है ठंड। लेकिन मसला शफात है कि जब लंडा बाजार से जाके कोई भी चीज़ लेकर आते हैं, स्पेशली वो भी इस कोविड के टाइम में, हम इसको इंश्योर कैसे करेंगे जो चीज़ बाहर के ममालिक से आई है उसको इतना साफ़, उसको इतना पाक किया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो वायरस कहीं हमें UK वाला वायरस हमें पाकिस्तान में आके लग जाए। तो जनाब इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ भी शेयर करते हैं। देखो जी लेडीज स्वेटर देख लो जी, ए ग्रेड माल आया है, ए ग्रेड माल लंदन अमेरिके का ए ग्रेड माल आया है। बिल्कुल साफ चीज़ है,
ये जो है बाहर से आता है, पुराना माल इस्तेमाल शुदा है, हम लोग सफाई करते हैं, इसको धो लेते हैं, उसमें सर्फ जो है ना साफ करते हैं, फिर इसको हम बेचते हैं। जो भी दुकानदार या देता है ना सेकेंड हैंड, तो वो बाकायदा कस्टमर को ये कहता है कि इसको आफ्टर वॉश करवाए। आफ्टर वॉश के बगैर पहना नहीं जाता। आफ्टर वॉश में जो भी होता है ना, उसका केमिकल वगैरह सारा निकल जाता है। हमारे मुल्क में गरीबी इतनी है कि सफ़ेद पोश हमारे जैसे आदमी भी ना ये लेने पर मजबूर है। हम बाज़ार से 2,500-3 हज़ार का नहीं जूता ले सकते। यहाँ ये सर्दियाँ आ रही हैं तो ये 300 रुपये में हमारा गुजारा हो जाएगा, हमें भी पता है, लेकिन एहतियातन इसको जाके पहले हम वो करेंगे, इसको वल्कनाइज करेंगे, इसको साफ़ करेंगे, फिर मजबूरी है हमारी। जब हम यहाँ से लेके जाते इसको पूरा वॉश करके फिर हम बच्चों को पिनाते, ऐसे नहीं पिनाते। बीमारियाँ फैल गई है और ये कोरोना बहुत फैला हुआ है। यहाँ से लेके जाएंगे, इनसे शॉपर में डलवा के घर में जाके वॉश करके सुखा के बच्चों को दे देंगे। कोई जरासीम भी ऐसा नहीं है कि आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। जिस तरफ हम कोई चीज़ को छूते हैं, सैनिटाइज़र लगाते हैं, तो फिर ये जब कि मर जाता है तो इसको भी इस तरह के धूप में सुखा दे, अच्छे से सर्फ में धो ले, इस्त्री करे तो जरासीम पाक हो जाएंगे। सेकेंड हैंड का, क्योंकि परचेजिंग भी अब इतनी महंगी हो गई ना, पहले तो ठिए से भी इंसान को सस्ता पड़ जाता था, अब वो ठिए वाला भी यही कहता है कि अब वो वॉश करवाने के भी अलग लग गए, यानी कि हर चीज़ आप यूँ कर लें अब डबल हो गई है कोरोना की वजह से। आप वो कपड़े जो कि आपने 1 महीने या 1.25 महीने तक पहनने हैं, उन कपड़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। आप थोड़े पैसों में, इस बाज़ार से ये सहूलत ज़रूर है कि आप थोड़े पैसों में आप अपने लिए बेहतर एक मुदाफ़ियत खरीद सकते हैं मौसम के अगेंस्ट। उसकी क्लीनिंग का प्रोसेस जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। गर्म पानी में उसको धोएं, अच्छे तरीके से धोएं ताकि उसमें अगर कोई जरासीम है वो मर जाए। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और खैबर पख्तूनख्वा वाले लोग जो हैं वो ज़रा मुतवज्जे हों, और वो लोग जो कि खैबर पख्तूनख्वा में घूमने फिरने के शौकीन हैं वो ज़रा ज़्यादा मुतवज्जे हों, क्योंकि हमारे पास आपके लिए एक नहीं बल्कि कई अच्छी खबरें हैं। वजह यह है कि एक तो वो सड़कें खैबर पख्तूनख्वा में जो वो मकामात जो कि स्टैब्लिश्ड हैं, वो सड़कें ज़रा उनकी वहाँ पर टिप के डिब्बे ज़रा ज़्यादा हो गए थे, बारिशें वारिशें भी हुई हैं तो डैमेज हो गया था। एक तो वो सड़कें मुकम्मल होने जा रही हैं। दूसरा जो है वो एक बड़ा मामला ये है कि नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जी, नए सियाती मकामात बन रहे हैं। बिल्कुल शफात, और ये 4 मकामात पे ऐसे होने जा रहा है। चित्राल, सवात, कोहिस्तान में नई सड़कें बनेंगी, जबकि ठंडियानी की सड़क को एक्सपैंड कर दिया जाएगा। और इससे आप खुद सोचें कि वहाँ पे जो ट्रैफिक के मसले मसाइल पैदा होते हैं वो कितने हल हो जाएंगे। तो 3 मकामात पर नई शहरें नई सियाहती वादियों की जानिब ले जाएंगी, जहाँ सयाहों के लिए पहले जाना मुमकिन नहीं था। 127 किलोमीटर सड़कें आलमी बैंक के ताउन से तामीर की जाएंगी। और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर तौसीफ खालिद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। तौसीफ साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। ये कहिएगा किन शाहराहों की तामीर की जाएगी, ये प्रोजेक्ट कब शुरू किया जाएगा, कब ख़त्म होगा? जी बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में मौजूद करने का। काइट प्रोजेक्ट टूरिज्म डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा का एक प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड बैंक के फंडेड प्रोजेक्ट है। इस पे हम 4 न्यू रोड्स जो है वो उस पे काम कर रहे हैं, जिसमें जैसे कि आपने कहा 3 बिल्कुल नई वादियाँ जो है वो इससे एक्सप्लोर होंगी और ओपन होंगी सयाहों के लिए, जिसमें मांकियाल सवात है, मडकलश जो है वो लोअर सतराल में है, जबकि स्पट वैली से कोहिस्तान और स्पट वैली का जो खूबसूरत तरीन इलाका है वो सयाहों के लिए पहली दफ़ा खुल जाएगा। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि ये रोड्स पहले ना होने के बराबर थे, बिल्कुल कच्चे ट्रैक्स हैं, जबकि इन रोड्स की कंस्ट्रक्शन से इन इलाके के लोगों को ना सिर्फ सहूलत होगी बल्कि जो बैरूनी सयाह आएंगे बाहर के इलाकों से और उनको भी काफ़ी हद तक सहूलत होगी। अच्छा, तो ये जो अब आप बता रहे हैं कि जी बाहर से आने वाले सयाहों को सहूलत होगी, तो पहले तो ज़रा बताइए कि ये जो वादियाँ हैं, ये जो नए टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, ये कौन कौन से मकामात पर हैं, क्या सहूलियात साथ में डेवलप की जाएंगी यहाँ टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए? जी ये 4 रोड जो है ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा में पहली दफ़ा जो एक इनिशिएटिव लिया गया है मौजूदा सूबाई हुकूमत ने इंटीग्रेटेड टूरिज़म जोन्स का। ये चारों रोड्स उन इंटीग्रेटेड टूरिज़म जोन्स पर
जाके निकलेंगे। और ये ऐसे पहली दफ़ा, बल्कि मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा सूबाई गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि एक प्लान और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सियाती मकामात की, जिनमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि मडकलश्त है, चतराल में मांकियाल है, सवात में सुपट वैली का रोड है, और गनूल है मानसेरा में एक मकाम जो बिल्कुल नई टूरिस्ट स्पॉट है। जबकि इसके साथ साथ एक एग्जिस्टिंग टूरिस्ट स्पॉट ठंडियानी एबटाबाद में मौजूद है, लेकिन उसका रोड इस काबिल नहीं था कि वो टूरिस्ट ट्रैफिक को बर्दाश्त कर सके। कैंपिंग वगैरह की सहूलियात के लिए वहाँ पे कोई जोन्स मुतारिफ कराए जाएंगे? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया, ये इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन जो है ये एक बाकायदा फिजिबिलिटी और मास्टर प्लानिंग के बाद ऐसे टूरिज्म जोन्स होंगे जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की टूरिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए सहूलियात या फैसिलिटीज़ जो है वो बनाई जाएंगी, जिस पे स्पेशल जो एम्फेसिस होगा वो हमारा वो इको टूरिज़म पे और इस तरह की कैंपिंग फैसिलिटीज़ पर होगा। जिस तरह कि आपने देखा कि लास्ट वीक भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने गबीन जबा में कैंपिंग पॉट्स का इफ्तिताह किया, तो इस तरह की सहूलियात जो है वो ये आपने बड़ी अच्छी बात कही गबीन जबा से मुतालिक, क्योंकि मुराद सईद भी बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे कि ये इलाका डेवलप किया जाए, प्रमोट किया जाए। फाइनली प्राइम मिनिस्टर खुद वहाँ पहुंचे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये चारों मकामात कितने अरसे में डेवलप हो जाएंगे? क्योंकि जो टूरिज्म के शौकीन है वो तो बड़े बेताब हैं। बिल्कुल, हम ये बाकायदा मास्टर प्लानिंग के ज़रिए हम इसको इंशाल्लाह अगले साल तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। इनक्रेडिबल। और ये रोड्स जो हैं ये भी नेक्स्ट सीज़न के में कंप्लीट होंगे, तो जल्द ही सयाह जो है वो इन मकामात का रुख कर सकेंगे। सही, बहुत शुक्रिया जी। तौसीफ खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो बहुत होगा कि सयाह जो हैं वो अब इन जगहों पे वापस जा सकते हैं। और अब स्पेशली क्योंकि शफात वो सड़कें जो कि नहीं बनी हुई थी, लोग डरते थे कैसे जाएंगे, फैमिली के साथ नहीं जाना, चलेंगे तो चलो कैंपिंग की करने चले जाते हैं, पर फैमिली के साथ नहीं, पर अब तो फैमिली के साथ भी जाएंगे। जी जनाब, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में वो एक सड़क जो है, उस सड़क पे जो शहर आते हैं वो तो खैर बड़े खूबसूरत है ही, लेकिन उस सड़क से ज़रा सा ऑफ जाके जो दीगर मकामात और झीलें आती हैं उनके किनारे भी बैठ के बातचीत हो सकती है, ज़रा सितारे गिने जा सकते हैं, ज़रा कैंपिंग हो सकती है। तो बिल्कुल अपने आप को तैयार रखें, अगले साल तक ये चारों मकामात तैयार होंगे, एक चित्राल में, एक कोहिस्तान में, एक सवात में और एक दीर में। तो आप लोगों ने बिल्कुल जो है ना अपने आप को फुल फासल या सीट बेल्ट मौके मिलेंगे वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, उनको भी मतलब रोज़गार में इजाफा होगा जब यहाँ से टूरिस्ट आएंगे। और सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानी टूरिस्ट जाते हैं, गैर मुल्की टूरिस्ट भी आते हैं। और स्पेसिफिकली आप कभी जाकर सिर्फ यूट्यूब भी खोल के देखें ना, तो जो हमारे गैर मुल्की टूरिस्ट आते हैं उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लोर किया हुआ है। वो बताते हैं कि पाकिस्तान क्यों उनकी एक ना बकेट लिस्ट में शामिल है कि जाना है तो पाकिस्तान के इन इलाकों में ज़रूर जाना है। खैर आगे भी हम आपको बताएं कि क्रिकेट के हवाले से भी अच्छी खबर है, और मुझे वैसे यकीन नहीं आ रहा शफात, अच्छी से अच्छी खबरें आई जा रही, बस अल्लाह करे क्रिकेट के हवाले से आगे भी अच्छी खबर है और कोई नजर ना लगे। हाँ, ये हल्का सा वो है ना, ट्वीट कर देते होते हैं ताकि कोई नजर ना लग जाए। तो चले जी, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को तीसरे T20 मैच में भी शिकस्त देकर वाइट वॉश कर दिया है। उसमें सबसे अच्छी बात ये मदिहा कि उस्मान कादिर, जो कि मरहूम अब्दुल कादिर साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने अपने वालिद की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया है। एक बेहतरीन लेग स्पिनर के तौर पे सामने आए हैं वो, और किसी हद तक अंदाज भी उनका अपने वालिद की देना है। और अच्छी बात ये कि इस T20 टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं उस्मान कादिर। कल के मैच में उन्होंने 4 विकेट्स हासिल की। साथ ही पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर, जिसके हवाले से बड़ी जो है लोग कौम शशपन जो मुब्तला थी, फ़खर जमान तो खैर एज यूजुअल वो नहीं चल सके, लेकिन खुशदिल खान चल गए जनाब। हैदर अली का बल्ला जो है उसने रन उगले, अब्दुल्ला शफीक ने बड़े अच्छे रन बनाए, और पाकिस्तान ने 130 रन का टारगेट 28 बॉल पहले ही अचीव कर लिया। ये शफात, ये तो हर कमाल ही बात होगी, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अल्लाह करे नजर ना लगे जनाब। तो इसी वाले से मजीद बात करेंगे, हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा कि देखिए ना, कमज़ोर हरीफ ही सही, लेकिन जीत तो जीत होती है ना, और हमें तो जीत सेलिब्रेट करने का मौका चाहिए होता है। कैसी रही पाकिस्तान की जीत, और आपको लगता है कि इससे खिलाड़ियों की मोराल में इजाफा हुआ होगा? देखिए, T20 की सीरीज़ तो काफ़ी पुरएतमाद थी। तीनों मैच पाकिस्तान ने बड़े कंप्रीहेंसिव मार्जिन से जीते, 6 विकेट, 8 विकेट, फिर 8 विकेट, तो तीनों मैच अच्छे थे। पाकिस्तान चौथे नंबर की रैंक टीम है T20 की, जिम्बाब्वे 11 नंबर की टीम है, तो बहुत से लोग उसको इतनी अहमियत नहीं देंगे, लेकिन जीत होती है, एतमाद में इजाफा होता है। अब पाकिस्तान ने
दिसंबर की 18, 20 और 22 को 3 T20 खेलने न्यूजीलैंड से, वो भी न्यूजीलैंड में। तो थोड़ा एतमाद तो होगा कि आप सीरीज़ के 3 मैच जीत कर जा रहे हैं, चाहे कमज़ोर हरीफ के ख़िलाफ़ ही क्यों ना जीत के गए हो, लेकिन जीत से एतमाद में इजाफा होता है और यही कप्तान बाबर आजम ने भी कहा। लेकिन वनडे सीरीज़ जो थी जिसमें पाकिस्तान 2-1 जीता और तीसरा और आखिरी मैच पाकिस्तान हारा, वो मेरे हिसाब से काफ़ी मायूस कुन है, इसलिए कि वनडे अब 2023 के वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड है। जो भी आप वनडे खेलेंगे उसके 10 पॉइंट हैं और उसके ज़रिए, उन पॉइंट्स के ज़रिए आप 2023 के वर्ल्ड कप में जाएंगे जो भारत होस्ट करेगा। 7 टीमें जो टॉप की होंगी पॉइंट्स टेबल पर, वो वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई करेंगी और इंडिया एज होस्ट क्वालिफाई करेगा। तो वनडे में भी पूरी ताकत से जाना चाहिए था, जो हमने ट्राईज की और तीसरा मैच हारा, वो काफ़ी मायूस कुन रहा और वो कहीं खुदा ना खास्ता जाके आगे पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए कि पाकिस्तान को वनडे सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया से खेलनी है, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से और साउथ अफ्रीका से। तो यहाँ सवाल पैदा होता है, पहले तो चले वो मिसबाह उल हक साहब पे बाद में बात करेंगे, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अब वो सारे फॉर्मेट्स में पाकिस्तानी टीम के कप्तान होंगे, उनके बारे में आपकी क्या राय है? सीख रहे हैं बाबर आजम और उनके बोलने से और उनके जो टैक्टिक्स हैं उनसे लग रहा है कि वो सीख रहे हैं, अच्छे लर्नर हैं। थोड़ी सी एग्रेशन लानी पड़ेगी अपनी कप्तानी में। जब बहुत से लोग कहते हैं कि वो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, मिसबा बताते हैं, तो उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, लेकिन अपने फैसले कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने उस्मान कादिर को अपनी मर्ज़ी से खिलाया, गो के बहुत से लोग ये चाह रहे थे कि शायद जाहिद महमूद की भी जगह बने, फिर शादाब भी अनफिट थे, पूरी सीरीज़ नहीं खेल सके, ना वनडे खेल सके, ना T20 खेल सके। तो अपने प्लेयरों को उन्होंने बैक करना होगा, अपने जो सिलेक्शन होगी उसमें अपना पूरा पार्ट डालना पड़ेगा, इसलिए कि कप्तान ने जाके ग्राउंड में मैच लड़ना होता है, अपनी टीम को लड़ाना होता है। तो बाबर आजम सीख रहे हैं, उनकी बैटिंग तो शानदार है, जिस तरह वो बैटिंग करते हैं, इंस्पायर करते हैं टीम के दूसरे प्लेयरों को, वनडे में भी, T20 में भी। लेकिन अब उन्हें वनडे में जिस तरह विराट कोहली चेज़ में जब टारगेट चेज़ कर रहा होता है तो जितवा कर मैच आना होगा। जो तीसरा मैच सेंचुरी उन्होंने बनाई 125, लेकिन वो जितवा नहीं सके, तो ये एक चीज़, एक कमी है, वो उनको पूरी करनी कहेगा। उस्मान प्लेड सो वेल, अपने वालिद साहब अब्दुल कादिर साहब की जो वो यादें ताज़ा कर दी। आपको लगता है कि आगे उस्मान को ऐसे चांस मिलेगा? मिलना चाहिए। वाइट बॉल क्रिकेट का अच्छा बॉलर है, T20 खिलाते रहें और फिर जो डोमेस्टिक वनडे मैचेस होते हैं जैसे पाकिस्तान कप होगा, अगर वो खेलेंगे तो उससे थोड़ा सा उनको वनडे में भी 10 ओवर कराने का एक चांस मिलेगा। ग्रूम होंगे। 15 साल के जब थे, 14-15 साल के, उस वक्त मैंने एक इंटरनेशनल वेबसाइट के लिए उनके ऊपर आर्टिकल लिखा था। उस वक्त बड़ी उम्मीदें थी कि 3-4 साल के अंदर आ जाएंगे क्रिकेट में, लेकिन खो से गए। वो बीच में ऑस्ट्रेलिया जाने का सोचने लगे कि ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट खेल लूँ, ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो जाऊँ, यहाँ पे चांस नहीं मिलेगा, तो थोड़े बददिल हो गए थे। अब जब उन्हें चांस मिला है तो उनको रेगुलर चांस मिलना चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए 2 लेग स्पिनर्स के साथ भी जा सकता है, 3 स्पिनर्स, इमाद वसीम भी आप तीनों के साथ खेल सकते हैं। 2 फास्ट बॉलर खिलाएं या 3 फास्ट बॉलर खिलाएं, और इमाद वसीम एक ऑलराउंडर है, उनके साथ जाएं तो उस्मान कादिर मुस्तकबिल का अच्छा दोनों बॉलर एक है। दूसरे को कमेंट में करेंगे। बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर पाकिस्तानी टीम में जितने ज्यादा स्पिनर होंगे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही करेंगे, और खासतौर पे इमाद वसीम के होते हुए उस्मान कादिर के लिए बड़ा रास्ता खुल जाता है। बट एनीवे जी, ग्रेट कम बैक उस्मान कादिर। और जल्दी से जाते क्योंकि वेडिंग सीजन है, फुल ऑन है, और वेडिंग में खवातीन को मेकअप की तो काफ़ी मुश्किलात हल हो चुकी हैं क्योंकि बहुत सारे सैलून है, लेकिन मेहंदी के डिज़ाइन के हवाले से खवातीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा तजब्जुब का शिकार होती है कि भाई क्या चीज़ इन है, और खासतौर पे कौन मेहंदी, जैसे हमारे बचपन में आती थी मैरी कौन मेहंदी, तो हम उसको मेरी कौन मेहंदी पढ़ते थे, वो बड़ा वो था, और उसमें दीगर लतीफे भी थे, बड़े डिफरेंट नाम होते हैं। अचानक मेहंदी, अचानक क्या होती थी, आप लगाए तो रंग आ जाता। खैर जी, मेहंदी के डिज़ाइन के हवाले से हमारे रिपोर्टर शाजिया निसार ने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते। तो जनाब ये एहतियात कीजिएगा कि कहीं मेहंदी में कोई ऐसा कोई शानदार केमिकल ना हो कि जो अचानक आपकी स्किन को ऐसा दागदार कर दे कि वो दाग परमानेंट रह जाए। ये एहतियात ज़रूर कीजिएगा। तो बाकी जनाब अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शफात अली मदिया नकवी को दीजिए इजाज़त। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।